डिस्क्लेमर, यह कहानी केवल उन दर्शकों या पाठकों अर्थात 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए बनाई गई है। इसमें रोमांटिक, अंतरंग और परिपक्व विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो कृपया इस सामग्री से दूर रहें। यह रचना पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अध्याय 191, शिशुओं का साप्ताहिक अपहरण। थोड़ी देर बाद चेन किंगयुए, लू शिनबो और अन्य लोग भी होटल में आ गए। जियाई, हम यहाँ हैं। चेन किंगयुए ने यांग जियाई को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। भाई जुवान। लू शिनबो और अन्य लोगों ने भी लिन जुवान का अभिवादन किया। इसके बाद लिन हुआन ने उन्हें अपने माता पिता से मिलवाया ताकि वे एक दूसरे को जान सकें। लिंजी और उनकी पत्नी मुस्कुराए और उन्हें अपनी सीट पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। आज वहां ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ उनके परिवार, सहपाठी और एक शिक्षक थे। इसलिए वहां कोई मेजबान या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पत्नी, चलो बच्चों को झुआझू समारोह में ले चलें। ठीक है। यांग जियाई ने सिर हिलाया, दूसरे बच्चे को उठाया, और लिन जुवान ने पहले बच्चे को उठाया, और साथ में वे मंच पर लाल कपड़े से ढकी बड़ी मेज की ओर चल पड़े। मेज पर पहुंचकर उन्होंने बच्चों को सतह पर रख दिया। लिन हुआन ने धीरे से कहा, बच्चों, आगे बढ़ो, अपनी पसंद की कोई चीज चुनो। पहले और दूसरे बच्चे ने अपने पिता की ओर देखा और फिर बिना किसी शर्म के उठकर वहां चलना चाहा। हालांकि चूंकि वे मेज पर थे, इसलिए चलना मुश्किल था, इसलिए उन्हें नीचे बैठना पड़ा और अपनी बहन के साथ रेंगना पड़ा। मेज पर बहुत सी चीजें रखी हुई थीं, जिनमें किताबें, पेन, पैसा, जेट, ट्रांसफॉर्मर, अंतरिक्ष यान आदि शामिल थे। इस समय झाओ युजिया ने पहले ही कैमरा चालू कर दिया था और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। यह बच्चों का पहला जन्मदिन था और साथ ही बच्चों का झुआझू समारोह भी था। ऐसे वीडियो को अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया जाना था। सभी को आश्चर्य हुआ जब पहले बच्चे ने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और एक अंतरिक्ष यान का मॉडल पकड़ लिया, और दूसरे बच्चे ने एक किताब और एक पेंट ब्रश पकड़ लिया। ऐसा लगता है कि हमारा सबसे बड़ा बच्चा भविष्य में वैज्ञानिक बनना चाहता है। पहले बच्चे के हाथ में जो अंतरिक्ष यान का मॉडल था उसे देखकर लिन जुवान ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे बच्चे ने दो चीजें उठाईं, एक कविता की किताब और एक पेंट ब्रश। क्या दूसरा बच्चा भविष्य में लेखक और चित्रकार बनना चाहता है? यह देखकर कि दूसरा बच्चा अपने बड़े भाई से अलग था, दो चीजें पकड़े हुए, लिन हुआन थोड़ा हैरान हुआ। लिन हुआन ने जो चीजें यहाँ तैयार की थीं, वे सभी छोटे खिलौने थे, कुछ भी विशेष या मूल्यवान नहीं था। उनमें से अधिकांश बाजार में मिलने वाले सामान्य छोटे खिलौने थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि बच्चे गुड़िया जैसी चीजें चुनेंगे, क्योंकि घर पर बच्चे सबसे अधिक गुड़िया और आलीशान खिलौनों के साथ खेलते थे। लेकिन जब झुआझू समारोह की बात आई, तो उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनका प्रदर्शन एक दूसरे से अजीब होगा। पहले बच्चे ने अंतरिक्ष यान चुना और दूसरे बच्चे ने एक किताब और एक पेंट ब्रश चुना। बच्चों, तुम बहुत अद्भुत हो। यह देखकर कि शिशुओं ने झुआझू समारोह पूरा कर लिया था, लिन जुवान और यांग जियाई ने उन्हें अपनी बाहों में लिया और उनके गालों पर चुंबन किया। इसके बाद स्क्रीन पर शिशुओं की तस्वीरें दिखाई गईं। वे सभी दो छोटे बच्चों की थीं, जब वे पैदा हुए थे तब से लेकर जब वे थोड़ा थोड़ा करके बड़े हुए। लिन हुआन और यांग जियाई ने शिशुओं के लिए जो तस्वीरें लीं, वे भी एक एक करके स्क्रीन पर दिखाई दी। स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखकर दंपत्ति के चेहरे पर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। फिर लिन जुवान और यांग जियाई ने शिशुओं के लिए जो वीडियो बनाए, उनमें शिशु पहली बार पिताजी और माँ कह रहे थे, पहली बार रेंगने का अभ्यास शुरू कर रहे थे और पहली बार चलना सीख रहे थे। लिन जुवान और उनकी पत्नी के लिए ये अनमोल यादें थीं। चाहे अभी हो या भविष्य में, वे इन तस्वीरों और वीडियो को सुरक्षित रखेंगे। अंत में स्क्रीन पर जो दिखाई दिया वह लिन जुवान के परिवार की एक पारिवारिक तस्वीर थी। इस बिंदु पर झुआझू समारोह आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। अगला कार्यक्रम दोपहर के भोजन का था। लिन जुवान और यांग जियाई को बच्चों की देखभाल करनी थी, इसलिए वे शराब नहीं पी सकते थे। बाकी लोगों ने अपने गिलास निकाले और शराब पी। लिन जुवान और यांग जियाई ने बच्चों को बाजरा दलिया खिलाया, जिसे लिन जुवान ने विशेष रूप से होटल के लिए तैयार किया था। लेकिन शायद आज मौसम बहुत अधिक सक्रिय होने के कारण पहले और दूसरे बच्चे ने कुछ निवाले खाए और फिर खाने से मना करने लगे। पहले से ही लड़खड़ाकर चलने में सक्षम होने के कारण अब वे बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह सकते थे। थोड़ा सा खाने के बाद वे मैदान में जाना चाहते थे। लिन जुवान और यांग जियाई ने बच्चों को जमीन पर रख दिया। जियांग जिलान और पोफैंग ने बच्चों को नीचे आते देखा, इसलिए वे उठे और बच्चों को देखने लगे। लिन जुवान और अन्य लोगों के कुछ भी कहे बिना, वे सभी जानते थे कि उनका मिशन क्या था, जो कि अपने छोटे स्वामियों की रक्षा करना था। पोफैंग और जियांग जिलान को देखिए, जो दोनों ही दो प्यारे छोटे बच्चों के साथ थे। इस तरह के बालसुलभ दृश्य ने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। छोटे बच्चे जहां भी जाते, लोग उन्हें चिढ़ाते। यहां तक कि होटल का स्टाफ भी उन्हें चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार वे बहुत प्यारे थे।
दोपहर के भोजन के बाद चेन किंगयुए, लू शिनबो और अन्य लोगों ने भी पहले और दूसरे शिशुओं को अपने द्वारा तैयार किए गए उपहार दिए। पहले और दूसरे बच्चे ने भेजे गए उपहारों को देखा और अपने माता पिता की गोद में खुशी से झूम उठे। बच्चों, क्या तुम्हें यह पसंद है? पसंद है? पसंद है? हा हा। बच्चों की आवाजें सुनकर सभी के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए और फिर वे मुस्कुरा उठे। यद्यपि वे पसंद शब्द पूरी तरह से नहीं बोल सके, लेकिन शिशुओं के स्वर और व्यवहार ने उन्हें प्रसन्न कर दिया। दोपहर 1 बजे के कुछ देर बाद बच्चों की जन्मदिन पार्टी भी समाप्त हो गई। चेन क्विंगयू और लू शिनबो और अन्य लोगों ने भी एक के बाद एक अलविदा कहा। लिन जुवान का परिवार भी धीरे धीरे होटल छोड़कर घर लौट आया। झाओ युजिया ने कैमरा लिन हुआन को सौंप दिया। लिन हुआन ने कैमरा लिया, उसे खोला और देखा, और पाया कि अंदर के अधिकांश शॉट दो छोटे बच्चों के थे, और वह मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा मुस्कुराया। कैमरे से वीडियो निकालने के बाद उन्हें संपादित करना और फिर बिलिबिली पर अपलोड करना। बिलिबिली पर उनके खाते के भी बहुत सारे प्रशंसक थे, और आज बच्चों का जन्मदिन था, इसलिए उन्हें प्रशंसकों को यह बताना था कि आज बच्चों का जन्मदिन कैसा था। वीडियो को मंजूरी मिलने के बाद उन प्रशंसकों ने भी यह वीडियो देखा। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज बच्चों का जन्मदिन होगा। बच्चों, जन्मदिन मुबारक हो। हालांकि वे घटनास्थल पर नहीं गए, लेकिन उन्होंने देखा कि किस तरह बच्चों का जन्मदिन उनके जन्मदिन के दिन मनाया गया, इसलिए उन्होंने सभी बच्चों को बइराज और टिप्पणी अनुभाग में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बच्चों के जन्मदिन को देखते हुए और फिर अपने पिछले जन्मदिनों को देखते हुए, अफसोस, मुझे सचमुच बच्चों से ईर्ष्या होती है। हाहा, कौन कहता है कि ऐसा नहीं है। हालांकि इस बार बच्चों के जन्मदिन पर ज्यादा मेहमान नहीं आए, सब परिवार के लोग थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए यह जन्मदिन वाकई अच्छा है। देखिए, वास्तव में शिशुओं का झुआझू समारोह हुआ था। पहले शिशु ने एक अंतरिक्ष यान पकड़ा था, तो क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में पहला शिशु एक अंतरिक्ष यात्री होगा? जब मैं बच्चा था तो मैं भी अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता था, और तब मेरे पिताजी ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा था। हाहा, जब मैं बच्चा था तो मैं भी एक अंतरिक्ष यात्री, एक वैज्ञानिक बनना चाहता था, लेकिन अब मैं बस एक कारखाने का कुत्ता हूं, अफसोस। दूसरे बच्चे को देखो, उसने वास्तव में दो चीजें पकड़ी हैं, एक किताब है, एक पेंट ब्रश है। क्या इसका मतलब यह है कि दूसरा बच्चा भविष्य में एक लेखक और एक चित्रकार बनना चाहता है? यह दूसरा बच्चा सचमुच लालची है। लेकिन हम यह भी आशा करते हैं कि पहला और दूसरा बच्चा खुशी से बड़ा होगा और भविष्य में वह कर सकेगा जो वह करना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपमास्टर और उनकी पत्नी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वे भविष्य में पहले और दूसरे बच्चे के चयन का निश्चित रूप से समर्थन करेंगे। अध्याय 192 दबाव डॉक्यूमेंट्री देख रहा है, एरबाओ पेंटिंग सीख रहा है। घर पर, लिन हुआन और अन्य लोगों ने टीवी चालू किया, जिस पर एक वृत्तचित्र चल रहा था। प्रसारित किया जा रहा वृत्तचित्र एक विज्ञान कथा वृत्तचित्र था। इसमें एरोस्पेस प्रौद्योगिकी, बाह्य अंतरिक्ष, आकाश आदि विषयों को शामिल किया गया। दबाव ने टीवी पर इस डॉक्यूमेंट्री को बड़ी दिलचस्पी से देखा। एरबाओ थोड़ी उत्सुक थी, लेकिन कुछ देर देखने के बाद वह और नहीं देखना चाहती थी। बेबी, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? लिन हुआन ने एरबाओ को अपनी बाहों में छटपटाते हुए देखते हुए धीरे से पूछा। या? एरबाओ ने मुंह बनाया और अपना सिर हिलाया। बेबी को यह पसंद नहीं है। ठीक है, ओम, पापा तुम्हें चित्र बनाने ले जाएंगे, कैसा रहेगा? आज के जन्मदिन पर दबाव को एक पेंट ब्रश मिला। चूंकि एरबाओ डॉक्यूमेंट्री नहीं देखना चाहती, इसलिए वह उसे चित्रकारी सीखने ले जा सकती है। जहां तक दबाव की बात है, मां को उसके साथ देखने दो। लिन हुआन ने सबसे पहले एरबाओ को सोफे पर बिठाया और अपनी पत्नी से उसे देखने के लिए कहा, फिर ड्राइंग बोर्ड तैयार करने चला गया। सब कुछ तैयार करने के बाद उसने रंग और ब्रश एक तरफ रख दिए, फिर एरबाओ के पास आया। बेबी, चलो, पापा तुम्हें चित्र बनाने ले जाएंगे। खींचना। हाँ, चित्र बनाओ। एरबाओ के छोटे शरीर को पकड़े हुए लिन हुआन ड्राइंग बोर्ड के पास आया, कुर्सी पर बैठ गया और एरबाओ को देखा। बेबी, आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह का चित्र बनाना चाहिए? हम एक छोटी सी बत्तख क्यों न बनाएं? आप क्या सोचते हैं? खींचना। लिन हुआन ने एक पेंट ब्रश लिया, उस पर थोड़ा रंग लगाया और फिर एक छोटा सा बत्तख का खिलौना बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ड्राइंग बोर्ड पर एक छोटे से बत्तख के खिलौने का चित्र दिखाई दिया। जब एरबाओ ने ड्राइंग बोर्ड पर छोटे बत्तख के खिलौने को देखा तो वह तुरंत आश्चर्यचकित हो गई, और फिर उसने अपने गोल-मटोल छोटे हाथ आगे बढ़ाए, उसे छूने की इच्छा से। बेबी, यह एक चित्र है, कोई छोटा बत्तख का खिलौना नहीं, और इस पर किया गया रंग अभी सूखा नहीं है। एरबाओ को उसे छूने की इच्छा करते देख लिन हुआन ने उसे तुरंत रोक दिया और बच्चे की ओर अपना सिर हिलाया। ड्रॉ, क्या बेबी भी चित्र बनाना चाहती है? ठीक है, पापा तुम्हें सिखा देंगे। लिन हुआन ने ड्राइंग पेपर लिया और उसकी जगह एक ताज़ा सफ़ेद शीट रख दी, फिर एक पेंट ब्रश लिया और एरबाओ को उसे पकड़ने दिया। एरबाओ ने अपने हाथ में पेंट ब्रश लिया और अपने पिता की नकल करते हुए कागज पर चित्र बनाने लगी। हालांकि
वह अभी भी छोटी है, इसलिए यदि उसे चित्र बनाने की अनुमति भी दी जाए तो भी वह बेतरतीब ढंग से कुछ न कुछ बनाती रहेगी। एरबाओ के छोटे हाथों को कागज पर कुछ लिखते देख लिन हुआन मुस्कुराया। हालांकि बेबी को अभी तक चित्र बनाना नहीं आता, फिर भी वह बेबी की रुचि को विकसित कर रहे हैं। बेबी को इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने दीजिए। मेरा मानना है कि नियमित व्यायाम से जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वे अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। फेफी। दूसरी ओर दबाव अपनी मां की गोद में था, विमान को उड़ते हुए देख रहा था। उसका छोटा सा हाथ टीवी की ओर इशारा करते हुए अपनी मां की ओर देख रहा था। बेबी, यह एक हवाई जहाज है। जब लोग हवाई जहाज के अंदर बैठेंगे तो हवाई जहाज उड़ान भरेगा और हमें आसमान में ले जाएगा। फिर हम खिड़की से बाहर देख सकते हैं और बाहर नीला आकाश देख सकते हैं। यह देखकर कि बच्चा बहुत जिज्ञासु था, यांग जियाई ने मुस्कुराते हुए बच्चे को समझाया। एयरप्लेन शून्य। हाँ, हवाई जहाज। बच्चा बहुत होशियार है। यह देखकर कि दबाव ने एक नया शब्द सीख लिया है, यांग जियाई बहुत खुश हुई। सितारे। अपनी मां का स्पष्टीकरण सुनने के बाद दबाव ने अपना सिर झुकाया और बचकानी आवाज में कहा, अरे, दबाव को तारों के बारे में भी पता है। या इस समय दबाव बड़बड़ाया, अपनी शब्दावली के साथ कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सका। हालांकि यांग जियाई को यह समझ में नहीं आया कि दबाव विशेष रूप से क्या व्यक्त कर रहा था। वह जानती थी कि दबाव को इन चीजों में बहुत रुचि थी। मुझे कहना होगा, दबाव सचमुच बहुत बुद्धिमान और अद्भुत है। बेशक, एरबाओ भी बहुत स्मार्ट और अद्भुत है। तो क्या दबाव को पता है कि अंतरिक्ष में क्या है? यह सोचते हुए यांग जियाई को अचानक दबाव को चिढ़ाने का विचार आया, इसलिए उसने धीरे से पूछा, सितारे? तो फिर सितारों के अलावा और क्या? यांग जी ने जारी रखा। यह सुनकर दबाव तुरंत हैरान हो गया। दबाव बड़बड़ाया, यह दिखाते हुए कि उसे नहीं पता। वास्तव में अंतरिक्ष में न केवल तारे हैं, बल्कि निहारिकाएं, आकाशगंगाएं और कई स्थिर तारे भी हैं। लेकिन दबाव को अभी ये बातें जानने की जरूरत नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो माँ बाप तुम्हें बता देंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। बाहर लिन जुबान एरबाओ के साथ चित्र बना रहा था। साफ ड्राइंग पेपर एरबाओ के हाथों में आकर बहुत गंदा हो गया था। उस पर सभी प्रकार के रंगीन पेंट थे। यह बताना असंभव था कि एरबाओ क्या चित्र बना रहा था, लेकिन एरबाओ फिर भी खुशी खुशी चित्र बना रहा था। जब तक बच्चे को यह पसंद है, वह एक पिता के रूप में स्वाभाविक रूप से उसके साथ खेलेगा। कुछ ही देर में ड्राइंग पेपर पेंट ब्रश से खींचे गए रंगों से भर गया और उसमें कोई भी सफेद जगह नहीं बची। या खींचना। एरबाओ ने ड्राइंग पेपर को देखा और बड़बड़ाया, बच्चा बहुत होशियार है। यह ड्राइंग पेपर तो पहले ही खत्म हो चुका है। क्या तुम और चित्र बनाना चाहते हो? अगर तुम चित्र बनाना जारी रखना चाहते हो तो पिताजी तुम्हारे लिए एक और सफेद ड्राइंग पेपर तैयार कर देंगे। उफ। एरबाओ ने अपने हाथ में रखे पेंट ब्रश को देखा, एक छोटे वयस्क की तरह आह भरी, और फिर पेंट ब्रश को एक तरफ फेंक दिया। क्या बेबी अब चित्र नहीं बनाना चाहती? नहीं, कोई ड्रॉ नहीं, कोई ड्रॉ नहीं। एरबाओ ने अपना सिर झुकाया, अपने पिता की बाहों में झुक गई, मुंह बनाया और बचकानी आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह खेलते खेलते थोड़ी थक गई थी। ठीक है, बेबी अब चित्र नहीं बनाना चाहती, तो चलो माँ और भाई के पास चलें, ठीक है? ठीक है। लिन हुआन ने छोटी राजकुमारी के सिर को सहलाया, फिर एरबाओ को अपनी पत्नी और दाबाओ के पास ले गया। या जैसे ही वह पहुंची, एरबाओ ने अपने भाई की ओर देखा और उससे बड़बड़ाने लगी। जब दबाव ने अपनी बहन को आते देखा तो वह भी बड़बड़ाया और इशारे किए। दुर्भाग्यवश दोनों छोटे शिशुओं के पास अभी भी बहुत अधिक शब्दावली नहीं है और वे ज्यादा शब्द नहीं बोल सकते। वे जो कहना चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। दो छोटे बच्चों को बातें करते देख लिन हुआन और यांग जियाई अपनी हंसी रोक नहीं सके। यद्यपि दोनों बच्चे अभी केवल 1 वर्ष के हैं, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेजी से परिपक्व हो रहा है। आज रात, क्योंकि उनके माता पिता सब यहाँ हैं, तो लिन हुआन को आज रात खाना पकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यांग जिहुई और तांग युमिन रात का खाना बना रहे हैं। जहां तक लिन जुबान के दादा दादी का सवाल है, वे बगल में बैठकर टीवी देख रहे हैं। लिन जीहे और यांग वे चेंग शतरंज खेल रहे हैं। दबाव और एरबाओ लिविंग रूम में घूम रहे हैं। चूंकि वे चल सकते थे, इसलिए अब वे केवल गतिविधि क्षेत्र में ही चलने से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि घर में हर जगह जाना चाहते थे। पोफेंग और जियांग जिलान स्वाभाविक रूप से शिशुओं के साथ हैं और उनकी देखभाल करने में मदद कर रहे हैं। दोनों छोटे मालिकों को इधर उधर दौड़ने के कारण किसी चीज से टकराने से रोकें। यदि उन्हें चोट पहुंचे तो यह अच्छा नहीं होगा। यद्यपि पोफेंग और जियांग जिलान उन्हें देखने में मदद कर रहे हैं, लिन जुबान और यांग जियाई स्वाभाविक रूप से पीछे से उनका साथ दे रहे हैं। यदि दबाव और एरबाओ चलते समय किसी चीज को गिराने वाले हों या कोई खतरा हो तो वे शिशुओं की रक्षा के लिए वहां चले जाते हैं। अध्याय 193 दबाव और एरबाओ पहली बार अकेले खाना खाने की कोशिश करते हैं।
रात में यांग जिहुई और तांग यूमिन ने भोजन तैयार किया और उसे मेज पर लाए। रात का खाना तैयार है। यांग जिहुई ने आवाज लगाई और लिन जी और अन्य ने आवाज सुनकर शतरंज खेलना बंद कर दिया। बच्चों, अब और खेलना बंद करो, पहले खाना खा लो। यांग जियाई ने जब बच्चों को अभी भी लिविंग रूम में इधर उधर घूमते देखा तो उन्होंने ताली बजाकर उन्हें आने का संकेत दिया। दाबाओ और एरबाओ अपनी मां की आवाज सुनकर धीरे धीरे अपने माता पिता की ओर चल पड़े। लिन जुबान और यांग जियाई ने दाबाओ और एरबाओ को उठाया और उन्हें उनकी शिशु सीटों पर बिठाया। रसोई से यांग जिहुई और तांग यूमिन भी बाजरे का दलिया ले आए, जो उन्होंने पहले ही बच्चों के लिए पकाया था। अब चूंकि बच्चे पूरक आहार खा सकते थे और उसे खाने के लिए तैयार थे, इसलिए दादी नानी स्वाभाविक रूप से उनके लिए इसे तैयार करती थीं। उन्होंने बच्चों के सामने बाजरे के दलिया के कटोरे रखे और उसके अंदर चम्मच रख दिए। दाबाओ और एरबाओ ने कटोरों में रखे छोटे चम्मचों को देखा और उन्हें पकड़ने के लिए अपने छोटे हाथ आगे बढ़ाए। बच्चों, क्या तुम अकेले खाना चाहोगे? लिन हुआन ने दोनों छोटे बच्चों की हरकतें देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। खाओ खाओ। नहीं बच्चों, तुम अभी अकेले खाने के लिए बहुत छोटे हो। यांग जियाई ने अपना सिर हिलाया। प्रिय, चूंकि बच्चे खुद खाना खाना चाहते हैं तो क्यों ना हम उन्हें कोशिश करने दें। वैसे भी हम यहाँ देख रहे हैं। लिन शुवान ने सिर हिलाया। जब बच्चे खुद ही कोशिश करना चाहते थे तो क्यों ना उन्हें करने दिया जाए। अगर सच में काम ना आए तो वे बच्चों को खाना खिला सकते हैं और नतीजा वही होगा। यह सुनकर यांग जियाई ने दोनों छोटे बच्चों की ओर देखा, एक पल सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, पहले बच्चों को कोशिश करने दो। बच्चों, मम्मी सहमत हैं, इसलिए तुम लोग खुद खाना खाने की कोशिश कर सकते हो। बाजरे के दलिया में अंडे, मछली और कुछ सब्जी के पत्ते डाले गए थे, जिन्हें बहुत बारीक और मुलायम बनाया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे इसे आसानी से खा सकें और पाचन में सहायता कर सकें। लिन हुआन एक तरफ बैठ गया और अपने लिए भी एक हिस्सा तैयार किया। बच्चे खाना नहीं जानते थे, इसलिए उनके पिता होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से यह सिखाना पड़ा। बच्चों, देखो, पापा को देखो, छोटे चम्मच को इस तरह पकड़ो। दोनों प्यारे बच्चों ने अपने पिता को छोटा चम्मच पकड़े हुए देखा और उनकी नकल करने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश, यद्यपि वे छोटे चम्मच उठा सकते थे, लेकिन उनकी गतिविधियां अजीब थीं और मानक से बहुत दूर थीं। एरबाओ ने कटोरे से कुछ बाजरे का दलिया भी गिरा दिया क्योंकि उसने चम्मच ठीक से नहीं पकड़ा था। लिन हुआन ने दोनों नन्हे प्यारे बच्चों के मनमोहक रूप को देखा और बिना किसी अधीरता के धीरे से मुस्कुराया और धीमी आवाज में धैर्यपूर्वक उनका मार्गदर्शन करना जारी रखा। अंततः कुछ समय बाद लिन जुवान के मार्गदर्शन में दोनों छोटे बच्चे छोटे चम्मच को सही ढंग से पकड़ने में सक्षम हो गए। यह सही है बच्चों, बस ऐसे ही। यह देखकर कि बच्चे छोटे चम्मच को सही ढंग से पकड़ सकते हैं, लिन हुआन उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उन्होंने आगे कहा, बच्चों, देखो, इस तरह अपने छोटे चम्मच से थोड़ा सा उठाओ और इसे अपने मुंह में डालो। इसके बाद जो दृश्य हुआ वह विनाशकारी था। हालांकि दाबाओ ने चम्मच से बाजरे का दलिया सावधानीपूर्वक खाया, फिर भी बहुत कुछ गिर गया। ओह बाबा! दाबाओ और एरबाओ ने मेज पर गिरे बाजरे के दलिया को देखा और तुरंत निराश हो गए। यांग जियाई ने उनकी उपस्थिति देखकर उन्हें तुरंत सांत्वना दी और प्रोत्साहित किया। बच्चों के लिए पहली बार कुछ सीखना वाकई बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। माता पिता होने के नाते उन्हें धैर्यपूर्वक उनका मार्गदर्शन और उन्हें दिलासा देना होता है। उन्हें किसी भी प्रकार की अधीरता नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि इससे बच्चे हतोत्साहित होंगे तथा उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। बच्चों, कोई बात नहीं। मम्मी भी जब छोटी थी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी। जल्दी मत करो, अपना समय लो। यह सही है बच्चों, जल्दी मत करो, अपना समय लो। कई बच्चे जब छोटे थे तो तुम्हारे जैसे ही थे। लिन हुआन ने भी बच्चों को सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने बच्चों के सामने इसे पुनः प्रदर्शित किया और उन्हें प्रयास करने का संकेत दिया। इस बार लिन जुबान और यांग जियाई खड़े हुए और दाबाओ और एरबाओ के पीछे आ गए। उन्होंने दोनों नन्हे प्यारे बच्चों के हाथ धीरे से पकड़ लिए और उन्हें चम्मच पकड़ने में मदद की। अंततः अपने माता पिता की मदद से दाबाओ और एरबाओ ने अपने कटोरे से बाजरे का दलिया सफलतापूर्वक खा लिया। जैसे ही उन्होंने बाजरे का दलिया निगला, दाबाओ और एरबाओ को अभूतपूर्व संतुष्टि और उपलब्धि का एहसास हुआ। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कड़ी मेहनत की हो। अब वे भी ऐसा कर सकते हैं। बच्चे बहुत अद्भुत हैं। बच्चों को सफलतापूर्वक बाजरे का दलिया खाते देख यांग जियाई और लिन जुबान ने उनकी प्रशंसा की। पहली सफलता के साथ ही दूसरी भी मिलेगी। लिन जुबान और यांग जियाई की मदद और मार्गदर्शन के साथ, यद्यपि कभी कभी उनमें से कुछ थोड़ा बहुत गिर जाता था, फिर भी कुल मिलाकर यह बहुत सफल रहा। यह पहली बार कटोरे के बाहर सीधे इसे गिराने से कहीं बेहतर था। दंपति यह देखकर बहुत खुश हुए कि बच्चे अपने कटोरे से बाजरे का दलिया सफलतापूर्वक खा पा रहे हैं। यद्यपि बच्चे छोटे थे, फिर भी उन्होंने शीघ्रता से सीखा तथा सीखने की प्रक्रिया में वे पूरी तरह प्रेरित थे।
ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि लिन हुआन और यांग जियाई उन्हें हर बार थोड़ी प्रगति करने पर प्रोत्साहित करते थे। अंत में जब बच्चे अपने कटोरे में बाजरे का दलिया खा लेते तो वह उनके पीने के लिए थोड़ा चीनी वाला पानी भी तैयार कर देता। हालांकि यह चीनी वाला पानी था, लेकिन ज्यादा मीठा नहीं था। यह थोड़ा सा बेस्वाद था, बस थोड़ी सी चीनी थी, बस थोड़ी सी मिठास थी। उन्होंने बच्चों को बहुत अधिक चीनी देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यदि अधिक चीनी के कारण उनके दांतों में कैविटी हो जाती तो यह बहुत बुरा होता। आखिरकार उन नन्हे प्यारे बच्चों के दूध के दांत छोटे और नुकीले थे। चलो बच्चे बहुत अद्भुत हैं, पिताजी तुम्हें इनाम देंगे। छोटे प्यारे बच्चों ने थोड़ा सा चीनी वाला पानी चखा और अपने होठों को भींचने से खुद को नहीं रोक पाए, फिर चमकती आंखों से अपने माता पिता की ओर देखने लगे। अति सुंदर। दोनों नन्हे मुन्नों की हरकतों को देखकर लिन जुवान और यांग जियाई के मन में यही एकमात्र विचार था। हमारे बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, वे सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेते हैं। यांग जिहुई और तांग यूमिन ने यह देखकर कि बच्चों ने बाजरे का दलिया खा लिया है और चीनी का पानी भी चख लिया है, उनकी प्रशंसा की। अभी अभी लिन जुबान और यांग जियाई बच्चों को खाना सिखा रहे थे और दादी होने के नाते उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिशुओं को परेशान न करना ही बेहतर था, अन्यथा वे आसानी से विचलित हो जाते। इसलिए यांग जिहुई और अन्य लोगों ने खाना खत्म करने के बाद ही बात की। दाबाओ और एरबाओ अपनी दादी से प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुए। अब चूंकि बच्चे खुद खा सकते हैं, इसलिए उन्हें अब से खुद ही खाना पड़ेगा। या खाओ, खाना खाओ। ठीक है, खाना खा लो। बच्चों को खाना खिलाने के बाद लिन जुबान और यांग जियाई ने भी अपना खाना खाना शुरू कर दिया। रात्रि भोजन के बाद वे बच्चों के साथ गतिविधि क्षेत्र में खेलने चले गए। कभी कभी वे बच्चों के छोटे छोटे हाथ पकड़ लेते और उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने देते। कभी कभी वे बच्चों के साथ गतिविधि क्षेत्र में कालीन पर बैठते थे और गुड़ियों के साथ खेलते थे। अध्याय 194। क्या यह आपका निजी जेट है? यांग जिहुई और अन्य लोग 3 दिन तक घर पर रहे और फिर वहां से जाने की योजना बनाई। साल का अंत होने वाला था और चीनी नववर्ष फरवरी में आने वाला था। नववर्ष के बाद लिन शुबान और यांग जियाई अपनी शादी की तैयारी भी करेंगे, इसलिए वे जल्दी वापस जाना चाहते थे और कुछ तैयारियां पूरी करना चाहते थे, ताकि शादी के समय वे भीड़ भाड़ वाली गतिविधियों में न फंसें। संयोगवश लिन हुआन के पास भी एक निजी विमान था, इसलिए इस बार उसने अपने माता पिता, सास ससुर, दादा दादी आदि को अपना निजी विमान वापस ले जाने की योजना बनाई। माँ और पिताजी, माँ और ससुर, दादाजी और दादी, मैं आपको बाद में ले जाऊंगा और फिर आप मेरे निजी विमान से रोंगचेंग वापस जा सकते हैं। निजी प्लेन। जियाओ जुबान, क्या आपका मतलब है कि आपके पास अपना निजी विमान है? यह सुनकर सब चौंक गए। तांग यूमिन ने आश्चर्य से कहा, माँ, हाँ, मैंने एक निजी विमान खरीदा है। बाद में आप मेरे निजी विमान से सीधे रोंगचेंग हवाई अड्डे तक जा सकते हैं, बिना हवाई जहाज का टिकट खरीदे। लिन हुआन मुस्कुराया और सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन हम जियाओ जुबान द्वारा खरीदे गए निजी विमान में सवार हो पाएंगे। ठीक है, हम बाद में तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारा निजी विमान देखेंगे। ठीक है। लिन जुबान और यांग जियाई अलग अलग कारों में हवाई अड्डे की ओर चले गए। बेशक बच्चे भी अपने दादा दादी को विदा करने के लिए उनके साथ गए। कुछ ही देर में सभी लोग हवाई अड्डे पर पहुंच गए, कार पार्क की। लिन जुबान और यांग जियाई ने बच्चों को घुमक्कड़ में बिठाया और फिर उनके माता पिता और अन्य लोगों को उस स्थान पर ले गए जहां उनका निजी विमान पार्क किया गया था। जब वे निजी विमान पर पहुंचे तो विमान परिचारिका, पायलट और अन्य लोग विमान के बाहर इंतजार कर रहे थे। लिन जुबान को आते देख वे मुस्कुराए और बोले, आपका स्वागत है, मिस्टर लिन। ठीक है, यह विमान बहुत बड़ा है। जब उन्होंने विमान में प्रवेश किया और अंदर का दृश्य देखा तो वह बहुत ही शानदार था और सजावट भी बहुत सुंदर थी। सभी के चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। यह विमान सचमुच बहुत अच्छा है। लिन हुआन ने पायलट को ढूंढा, स्थिति बताई और फिर परिचारिका को भी निर्देश दिए। फिर वह अपने माता पिता के पास आया। माँ और पिताजी, मैं आपको शादी की तैयारियों में मदद करने के लिए परेशान करूंगा। मैं बाद में आपके कार्ड में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। इसे जितना हो सके उतना शानदार और भव्य बनाने की कोशिश करना। आखिरकार यह मेरी और जियाई के बीच शादी है। चिंता मत करो, इसे पिताजी पर छोड़ दो, मैं निश्चित रूप से अच्छा काम करूंगा। लिन जिहे ने भारी स्वर में सिर हिलाया। उनका परिवार स्वाभाविक रूप से अपने बेटे और बहू की शादी का आयोजन अच्छे से करेगा। अब जबकि उनका बेटा इतना अमीर था, वे इसे ज्यादा सादा तो नहीं बना सकते थे, है ना? इसके अलावा अगर यह बहुत सरल था, भले ही ससुराल वाले इसे नहीं कहते, तो वे निश्चित रूप से अपने दिल में कुछ असंतुष्ट होंगे। इसलिए उन्होंने वापस जाकर अपने ससुराल वालों से इस बारे में चर्चा करने की योजना बनाई ताकि पता चल सके कि यह कैसा होना चाहिए। ठीक है, बच्चों, दादाजी और दादी को अलविदा कहो, माँ की तरफ के दादाजी और दादी को भी।
अलविदा, अलविदा, अलविदा। सबसे बड़े और दूसरे नंबर के बच्चों ने अपने माता पिता की गोद में अपने छोटे छोटे हाथ हिलाकर अपने दादा दादी की ओर इशारा किया। ठीक है बच्चों, अलविदा। जब माँ और पिताजी छुट्टी पर होंगे तो वे तुम्हें जल्दी वापस ले आएंगे। ई या पीछे पीछे। ठीक है माँ और पिताजी, हम पहले नीचे चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। लिन हुआन और यांग जियाई ने सिर हिलाया, विमान से उतरे, हवाई अड्डे से बाहर चले गए और हवाई अड्डे के हॉल में विमान को उड़ान भरते हुए देखा। जब विमान पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गया तो लिन जुवान और यांग जियाई वहां से चले गए। विमान उड़ो, उड़ो, सबसे बड़े और दूसरे बच्चे ने घुमक्कड़ में दूधिया आवाज में कहा। क्या बच्चे भी हवाई जहाज से जाना चाहते हैं? जब माँ छुट्टियों पर होंगी तो हम दोनों साथ में हवाई जहाज से अपने शहर वापस जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर मामला सुलझ गया। लिन हुआन और यांग जियाई ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, बच्चों को सुरक्षा सीटों पर बिठाया और फिर घर की ओर चल पड़े। पहले तो घर में काफी चहल पहल थी, लेकिन अब उनके माता पिता और अन्य लोगों के चले जाने के बाद घर शांत हो गया है। लेकिन हालांकि यह उतना जीवंत नहीं था, फिर भी घर पर दो छोटे प्यारे बच्चे थे जो आमतौर पर बहुत जीवंत थे। अगले दिन लिन जुवान ने नाश्ता बनाया। उसकी पत्नी अभी भी सो रही थी, इसलिए लिन जुवान बच्चों के साथ पहले बाजरे का दलिया खाने गया। पिछली बार बाजरे का दलिया खाना सीखने के बाद से दोनों छोटे बच्चे अब इसे स्वयं ही खाते हैं। जब तक कि कभी कभी वे स्वयं इसे खाना न चाहें और यह न चाहें कि उनके माता पिता उन्हें खिलाएं, तब तक वे अपने माता पिता के साथ नखरे दिखाते हुए उनसे खिलाने के लिए कहेंगे। जब बच्चों ने अपना बाजरा दलिया लगभग खत्म कर लिया तो यांग जियाई ऊपर से नीचे चला आया। बच्चों, क्या तुमने खाना खत्म कर लिया? बच्चों के कटोरे में बाजरे के दलिया को देखते हुए, जो लगभग खत्म हो गया था, यांग जियाई ने धीरे से कहा। माँ, खाना खाना। सबसे बड़े और दूसरे बच्चे अपनी माँ को नीचे आते देख खुश हुए। ठीक है, खा लो, मम्मी भी खा लेंगी। यांग जियाई ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराई, मेज पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। बच्चों, चलो, पापा तुम्हें हाथ धुलवाने ले जाएंगे। खाने के बाद आपको न केवल अपना मुंह पोंछना है, बल्कि अपने हाथ भी धोने हैं। लिन हुआन दोनों छोटे बच्चों को बाथरूम में ले गया। आओ, लाइन में लग जाओ, सबसे बड़ा बच्चा आगे, दूसरा बच्चा पीछे। जब तुम्हारा बड़ा भाई हाथ धो लेगा, तब दूसरा बच्चा हाथ धोएगा। ठीक है। लिन हुआन ने बच्चों के लिए तैयार सीढ़ी को वॉश स्टैंड के सामने रख दिया। यह बच्चों की सीढ़ी पिछली बार तैयार की गई थी। हर सीढ़ी की ऊंचाई बहुत कम है, बच्चे के लिए अपेक्षाकृत आसानी से चढ़ने के लिए पर्याप्त, और कुल ऊंचाई से बच्चे वॉश स्टैंड तक भी पहुंच सकते हैं। आओ, सबसे बड़ा बच्चा पहले ऊपर आ जाए, लिन हुआन ने कहा जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, बड़े बच्चे को ध्यान से सहारा दिया और उसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने में मदद की। जब सबसे बड़ा बच्चा सीढ़ी पर खड़ा था तो लिन जुवान ने नल चालू कर दिया। इसके बाद उन्होंने सबसे बड़े बच्चे को अपने छोटे हाथ धोना सिखाया। आओ बेबी, पापा की तरह अपने हाथ नल के नीचे रखो और उन्हें रगड़ो। सबसे बड़ा बच्चा बिना पलक झपकाए देख रहा था कि पापा कैसे अपने हाथ धो रहे हैं। फिर उसने उसकी नकल की और नल के नीचे हाथ फैलाकर ध्यानपूर्वक अपने छोटे हाथों को रगड़ने लगा। लिन हुआन ने जल्दी से सबसे बड़े बच्चे की कमर को सहारा दिया ताकि वह अपनी गतिविधियों के कारण अस्थिर होकर नीचे न गिर जाए। नन्हा बच्चा बहुत ध्यान से हाथ धो रहा था और लिन शुवान ने यह भी देखा कि जब बच्चा हाथ धो रहा था तो वह अपनी हरकतें सीख रहा था। हालांकि कुछ हरकतें बिल्कुल वैसी नहीं थीं, फिर भी मूलतः एक जैसी थीं। पापा। जब सबसे बड़े बच्चे ने नहाना समाप्त कर लिया तो उसने अपने पिता की ओर देखा, मानो वह अपने पिता की प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहा हो। बच्चा बहुत अद्भुत है। लिन हुआन मुस्कुराया और सबसे बड़े बच्चे को उठाया और उसके गाल पर चूमा। सबसे बड़ा बच्चा संतुष्ट भाव से मुस्कुराया। बेबी, हाथ धोने के बाद तुम्हें नल बंद करना होगा। हमें पानी बचाना है और पानी को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, समझी? हाँ। सबसे बड़े बच्चे ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया और अपने पिता के निर्देशानुसार नल बंद कर दिया। इसके बाद लिन हुआन ने सबसे बड़े बच्चे को सहारा दिया और उसे सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए कदम दर कदम मार्गदर्शन दिया। बेशक, इस प्रक्रिया में सबसे अधिक योगदान देने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से लिन हुआन था। आखिरकार, बच्चे केवल 1 वर्ष के थे। दूसरे बच्चे ने देखा कि उसका बड़ा भाई पहले ही हाथ धोकर नीचे आ चुका है और वह इंतजार नहीं कर सका। उसने जल्दी से अपने छोटे हाथों को हिलाया। बेबी, धो लो, धो लो। दूसरे बच्चे की अधीरता को देखते हुए लिन हुआन मुस्कुराया और दूसरे बच्चे को भी जमीन से सीढ़ी पर चढ़ने में मदद की। दूसरे बच्चे को वही सिखाया जो उसने अभी सबसे बड़े बच्चे को सिखाया था। अध्याय 195 शिशु को फिर से विज्ञान अकादमी ले जाना। बच्चों के अपने छोटे छोटे हाथ धोने के बाद लिन हुआन ने सीढ़ी हटाकर एक तरफ रख दी, फिर उन्हें एक साथ बाथरूम से बाहर ले गई। मम्मी। सफेद सफेद दबाव और एरबाव बैठक कक्ष में आए, मम्मी को खाते हुए देखा, मम्मी के पास गए और अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ाए। हम साफ। क्या बच्चों ने अपने हाथ खुद धोए?
हाथ धो लिए? हाँ। बहुत अद्भुत। नाश्ता करने के बाद यांग जियाई भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। बेबी, मम्मी अब जा रही हैं। माँ, अलविदा, अलविदा। बेबी, अलविदा। यांग जियाई ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और फिर विला से बाहर निकलकर अपनी कार स्कूल की दिशा में चला दी। बच्चों, अब घर पर सिर्फ हम ही हैं। अपनी पत्नी को जाते देख लिन हुआन ने दबाव और एरबाओ को धीरे से देखा। पिताजी, खेलो। दबाव और एरबाओ ने डैडी की ओर देखा, वे चाहते थे कि डैडी उनके साथ खेलें। ठीक है, पिताजी तुम्हारे साथ खेलेंगे। वह दोनों बच्चों को गतिविधि क्षेत्र में ले गया और उनके साथ खेला। थोड़ी देर खेलने के बाद लिन जुवान का फोन बज उठा। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि यह यूलेचेंग का था। नमस्ते, प्रोफेसर यू। डीन लिन, चिप अब सफलतापूर्वक विकसित हो चुकी है। क्या आप आकर इसे देखना चाहेंगे? लिन शुवान ने दबाव की तरफ देखा। दबाव को तकनीक में रुचि थी, इसलिए वह उन्हें उसे दिखाने ले जा सकता था। इसके बारे में सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, डीन लिन। बच्चों, पिताजी विज्ञान अकादमी जा रहे हैं, क्या तुम लोग भी साथ चलना चाहोगे? जाओ, जाओ। यह सुनकर कि डैडी विज्ञान अकादमी जा रहे हैं, दबाव और एरबाव ने डैडी के पैर को गले लगाया और जल्दी से कहा, ठीक है, पिताजी तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। उसने दो छोटे बच्चों की नाक को हुक किया। लिन हुआन ने उन्हें उठाया और घुमक्कड़ में डाल दिया। घर की दोनों कारें हटा दी गई थीं, केवल एक मोटर होम बचा था, जिस पर गाड़ी चलाना असंभव था। और यहाँ, मोडू अकेडमी ऑफ साइंसेज तक पैदल जाने में केवल 10 मिनट लगेंगे। लिन हुआन ने घुमक्कड़ को धकेलने और बच्चों को टहलने के लिए ले जाने की योजना बनाई और बच्चों को रास्ते में दृश्य भी दिखाए। बच्चों को बाहर जाने के लिए सुरक्षात्मक गियर पहनाने के बाद लिन हुआन ने डबल घुमक्कड़ को धक्का दिया और विला से बाहर निकल गई। दिसंबर का महीना चल रहा था और बाहर का मौसम गर्मियों जैसा नहीं था। लेकिन आज तो मौसम ठीक था, हालांकि कुछ काले बादल थे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। सड़क पर दबाव और एरबाव घुमक्कड़ में बैठे सड़क के किनारे के दृश्यों को देख रहे थे। याह। रास्ते में जब बच्चों को कोई ऐसी चीज मिलती जो उन्हें पता नहीं होती तो वे पापा से याह कहकर पूछते। लिन हुआन ने स्वाभाविक रूप से बच्चों को समझाया कि आसपास क्या था। 10 मिनट से अधिक समय बाद वे अंततः मोडू अकेडमी ऑफ साइंसेज पहुंचे। जब सुरक्षा गार्ड ने लिन हुआन को आते देखा तो उसने जल्दी से उसे जाने दिया। लिन हुआन केवल कुछ ही बार विज्ञान अकादमी में आया था, लेकिन वह जानता था कि यह व्यक्ति मोडू विज्ञान अकादमी का डीन था। एक छोटे सुरक्षा गार्ड के रूप में वह उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सका। घुमक्कड़ को धकेलते हुए वह विज्ञान अकादमी में प्रवेश कर गया। दबाव और एरबाव ने विज्ञान अकादमी की चीजों को देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। पिताजी, देखो, देखो। दबाव ने घुमक्कड़ में अपने छोटे हाथों को हिलाते हुए विज्ञान अकादमी की ओर इशारा किया। बेबी, यह विज्ञान अकादमी है। इसके अंदर कई तकनीकें हैं और यह विज्ञान अकादमी डैडी की है। यदि छोटे बच्चे भविष्य में विज्ञान करना चाहते हैं तो वे ऐसा करने के लिए इस विज्ञान अकादमी में आ सकते हैं। हाँ। उसने बच्चों को एक साथ लॉबी में धकेल दिया। फ्रंट डेस्क पर एक युवती ने लिन जुवान को आते देखा और जल्दी से उसका अभिवादन किया। नमस्ते, डीन लिन। नमस्ते। फ्रंट डेस्क की महिला ने लिन जुवान का अभिवादन किया और फिर घुमक्कड़ में बैठे दो छोटे शिशुओं को देखा। उन्होंने उनका अभिवादन भी किया। नमस्ते, छोटे बच्चों। नमस्ते, नमस्ते। दबाव और एरबाव ने इस युवती की ओर देखा, अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, अति सुंदर। रिसेप्शन पर बैठी युवा लड़की ने दोनों छोटे बच्चों को सिर झुकाकर देखा और उसका दिल खुशी से खिल उठा। डीन लिन, प्रोफेसर यू और अन्य लोग वहां प्रयोगशाला में हैं। ठीक है, मुझे पता है। बच्चों, चलो प्रयोगशाला में चलें। याह। लिन हुआन ने घुमक्कड़ को धक्का दिया और प्रयोगशाला की ओर चल दिया। रास्ते में लिन जुबान से मिलने वाले लोग उसका अभिवादन करते थे और जब वे घुमक्कड़ में दो प्यारे छोटे बच्चों को देखते थे तो वे उनका भी अभिवादन करते थे। आखिरकार, ये दोनों छोटे बच्चे सचमुच बहुत प्यारे थे। थोड़ी देर बाद वे प्रयोगशाला पहुंचे। खिड़की से उन्होंने अंदर वैज्ञानिकों की व्यस्त आकृतियां देखीं। लिन शुवान ने दरवाजे की घंटी बजाई। प्रयोगशाला के अंदर यू लेचेंग ने घंटी की आवाज सुनी और जल्दी से दरवाजा खोला। उसने देखा कि यह डीन लिन था, जो अपने बच्चों को प्रयोगशाला में ला रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डीन लिन, प्रोफेसर यू, हम यहाँ हैं। बच्चों, बहुत दिन हो गए एक दूसरे से मिले। मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम बहुत छोटे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़े हो जाओगे। यू लेचिंग ने थोड़ा इशारा करते हुए कहा। बच्चों, यह दादाजी यू हैं। दादाजी, नमस्ते। दबाव और एरबाव ने दूधिया आवाज में कहा। अरे, नमस्ते बच्चों। दबाव और एरबाव को उसे दादाजी कहते सुनकर यू लेचिंग थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि इतने लंबे समय बाद बच्चे सचमुच बात कर सकते हैं और लोगों को बुला सकते हैं।
उसे याद आया कि पिछली बार जब डीन लिन बच्चों को लेकर आए थे तो उन्होंने केवल ई या ही या ध्वनियां ही निकाली थीं। डीन लिन, कृपया अंदर आइए। हम लिन हुआन ने घुमक्कड़ को प्रयोगशाला में धकेल दिया। जैसे ही दबाव और एरबाव प्रयोगशाला में दाखिल हुए, अंदर की सजावट देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। पिताजी, पिताजी, दबाव ने अपने छोटे से हाथ से किसी चीज की ओर इशारा करते हुए डैडी को पुकारा। बेबी, यह एक कंप्यूटर है। यह एक प्रकार का क्वांटम कंप्यूटर है। बच्चे को उत्सुक देखकर लिन हुआन ने धैर्यपूर्वक समझाया। नमस्ते, डीन लिन। लिन जुबान और छोटे बच्चों की आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी वैज्ञानिकों ने अपना काम रोक दिया और लिन जुबान की ओर देखा, फिर दबाव की ओर देखा। उनकी प्रयोगशाला में पहले कभी कोई बच्चा नहीं आया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डीन लिन आज अपने बच्चे को यहाँ लाएंगे। सभी को नमस्कार। बच्चों, ये सभी लोग इस विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वे सम्मानित लोगों का एक समूह हैं। लिन हुआन ने उनका अभिवादन किया, फिर अपना सिर नीचे किया और बच्चों को समझाया। दबाव और एरबाव ने अपनी आंखें झपकाईं, वैज्ञानिकों की ओर देखा, मुस्कुराए और उनकी ओर मुस्कुराए। सभी ने बच्चों की मुस्कुराहट को देखा और ऐसा महसूस किया जैसे कि मुस्कुराहट ने उनके दिलों को गर्म कर दिया हो। प्रयोगशाला में मौजूद चीजों को शिशुओं से परिचित कराने के बाद लिन हुआन एक स्क्रीन के पास आए। उसने दबाव और एरबाव को घुमक्कड़ से बाहर निकाला और उन्हें कुर्सी पर बिठाया। डीन लिन, अब यह चिप कई प्रयोगों के बाद बहुत उत्तम बन गई है। यूलेचेंग ने स्क्रीन खोलते हुए कहा, जिस पर इस अवधि के दौरान उनके शोध परिणाम दिखाए गए थे। लिन हुआन ने स्क्रीन पर प्रदर्शित चीजों को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। अध्याय 196 शिशुओं के लिए खिलौने बनाना। यदि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम का हृदय कहा जाए, तो मदरबोर्ड पर लगा चिपसेट संपूर्ण शरीर का धड़ है। मदरबोर्ड के लिए, चिपसेट लगभग पूरी तरह से मदरबोर्ड के कार्यों को निर्धारित करता है, जिससे पूरे कंप्यूटर सिस्टम का प्रदर्शन प्रभावित होता है। चिपसेट मदरबोर्ड की आत्मा है। एक अच्छा चिपसेट मदरबोर्ड के प्रदर्शन को अधिकतम कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे एक एथलीट अवसर के अनुसार सही उपकरण दिए जाने पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। चिप्स की भूमिका वास्तव में बहुत व्यापक है। इन्हें न केवल हमारे द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटरों में लगाया जा सकता है, बल्कि इनके अनुप्रयोग भी बहुत व्यापक हैं। हमारे दैनिक जीवन में चिप्स हर जगह मौजूद हैं। वे हमारे मोबाइल फोन में मौजूद हैं, टेलीविजन में, एयर कंडीशनर में, यहाँ तक कि रिमोट कंट्रोल जैसा छोटा उपकरण भी इनके बिना काम नहीं कर सकता। चिप्स हमारे जीवन में सर्वव्यापी हैं। चिप्स के बिना जीवन तकनीक से रहित होगा। ये किसी भी विद्युत उपकरण की आत्मा हैं। लिन जुबान इस चिप की सफलता देखकर बहुत खुश हुआ। ठीक है, प्रोफेसर यू, चलिए आधिकारिक तौर पर चिप का निर्माण शुरू करते हैं। हम धीरे धीरे इस खबर की घोषणा भी कर सकते हैं। हालांकि, मुझे उम्मीद है कि आप इस चिप के बारे में दूसरों से संपर्क कम से कम रखेंगे। निर्माण प्रक्रिया और विधियों को गोपनीय रखा जाना चाहिए। डीन लिन, कृपया निश्चिंत रहें, हम इसे निश्चित रूप से गोपनीय रखेंगे। यूलेचेंग और बाकी लोगों ने झट से सिर हिला दिया। हालांकि चिप तकनीक डीन लिन ने दी थी, लेकिन इसे भी उन 11 लोगों ने मिलकर बनाया था। यह उनकी मेहनत है, वे इसे कैसे लीक कर सकते हैं? हालांकि, डीन लिन, अब जब चिप आ गई है, तो इसका अभी तक कोई नाम नहीं है। क्या डीन लिन इस चिप को कोई नाम दे सकते हैं? यूलेचिंग ने लिन हुआन को आशा से देखा। चिप प्रौद्योगिकी डीन लिन की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से डीन लिन को इसका नाम देना चाहिए। यूलेचिंग की बातें सुनकर लिन हुआन ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर एक पल सोचा और कहा, इसे टेंगलोंग कहना कैसा रहेगा? ड्रैगन, चीनी संस्कृति का आध्यात्मिक प्रतीक है। जैसे ड्रैगन की सवारी करना, ड्रैगन की सवारी करना। और इसे टेंगलोंग कहने का अर्थ यह भी है कि उनके देश के चिप्स ने एक बड़ी छलांग लगा दी है। भविष्य में दूसरे देशों से चिप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि, जब यह चिप लॉन्च होगी, तो विदेशी लोग इसकी ताकत देखकर इसे खरीदने के लिए चीन आएंगे। और इस चिप का अनुप्रयोग भी बहुत व्यापक है। इसे किसी भी स्थान पर स्थापित और उपयोग किया जा सकता है जहां चिप्स की आवश्यकता हो। बेशक, यह बाजार में उपलब्ध किसी भी चिप से कहीं अधिक मजबूत है। टेंगलोंग, टेंगलोंग, यूलेचेंग और अन्य लोगों ने चुपचाप नाम पढ़ा, और जल्द ही उनकी आंखें चमक उठीं। हाहा, डीन लिन, यह नाम सचमुच अच्छा है। जाहिर है, वे यह भी जानते थे कि इस चिप को टेंगलोंग चिप क्यों कहा जाना चाहिए, और वे इन दो शब्दों का अर्थ भी जानते थे। बाद में एक स्टूडियो की व्यवस्था करो, मैं कुछ गैजेट बनाऊंगा। लिन हुआन ने यूलेचेंग को देखा, कुछ देर सोचा और फिर कहा। उन्होंने उसे स्टूडियो तैयार करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह बच्चों के लिए 2 छोटे खिलौने बनाना चाहता था। दबाव को टेक्नोलॉजी में अधिक रुचि है, इसलिए एक पिता के रूप में वह उसे टेक्नोलॉजी से संबंधित एक गैजेट बनाकर देंगे। इसे दबाव और एरबाव को दे दो। कोई बात नहीं, डीन लिन। जल्द ही, यूलेचिंग की व्यवस्था के तहत एक स्टूडियो स्थापित किया गया, और अंदर कोई और नहीं था। बेबी,
पापा तुम्हारे लिए 2 छोटे खिलौने बनाने थोड़ी देर के लिए स्टूडियो जा रहे हैं। तुम दादाजी यू के पास रुको और पापा के बाहर आने का इंतजार करो, ठीक है? इसमें सिर्फ आधा घंटा लगेगा। और अगर आप पिताजी को देखना चाहते हैं, तो आप खिड़की से भी पिताजी को देख सकते हैं। लिनहुआन दबाव और एरबाओ के सामने उकड़ू बैठ गया, उन्हें घुमक्कड़ में देखते हुए, और धीरे से कहा, ठीक है, ठीक है। यह सुनकर कि पिताजी उनके लिए खिलौने बनाने जा रहे हैं, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वे किस प्रकार के खिलौने हैं, दबाव और एरबाओ ने सिर हिलाकर पिताजी की बात पर सहमति जताई। तो प्रोफेसर यू, कृपया कुछ देर के लिए बच्चों की देखभाल में मेरी मदद करें, मैं स्टूडियो में जाऊंगा। कोई बात नहीं, डीन लिन, मैं बच्चों की अच्छी देखभाल करूंगा। यू लेचिंग ने सिर हिलाया, और वह भी थोड़ा उत्सुक था कि डीन लिन बच्चों के लिए क्या बनाएंगे। लिन हुआन ने बच्चों के चेहरों को चूमा और फिर स्टूडियो में चली गई। इस स्टूडियो में कई सामग्रियां हैं, जो शिशुओं के लिए खिलौने बनाने के लिए भी उपयुक्त हैं। स्टूडियो में पहुंचने के बाद, आवश्यक सामग्री तैयार करने के बाद, लिन हुआन ने काम करना शुरू कर दिया। आधे घंटे में, लिन शुवान ने 2 गेंदें बनाई, और ये दोनों गेंदें उस फिल्म पर आधारित थीं जो उसने पिछली बार अपनी पत्नी के साथ देखी थी। उस फिल्म में एक गोलाकार रोबोट भी था, जिसका नाम था R2D2। R2D2, यह एक मजाकिया, बहादुर और लापरवाह अंतरिक्ष यात्री मैकेनिक रोबोट है। फिल्म में इसकी ऊंचाई 0.96 मीटर है। यद्यपि यह केवल 0.96 मीटर लंबा है, लेकिन इसमें विभिन्न उपकरणों से युक्त अतिरिक्त भुजाएं लगी हुई हैं, जो इसे एक उत्कृष्ट अंतरिक्ष यान मैकेनिक और कंप्यूटर इंटरफेस विशेषज्ञ बनाती हैं। हालांकि, जो बात इसे अपने मालिकों और दोस्तों के लिए एक महत्वपूर्ण साथी बनाती है, वह है इसका साहस। और लिन जुबान द्वारा बनाई गई 2 छोटी गेंदें केवल 0.1 मीटर की हैं। कुछ कमांड भी अंदर स्थापित किए गए हैं, और वे बच्चों को गाकर कहानियां भी सुनाएंगे। 2 तैयार गेंदों को देखकर लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराए, उम्मीद करते हुए कि बच्चे उन्हें पसंद करेंगे। 2 गेंदों को लेकर लिन हुआन स्टूडियो से बाहर निकला और दबाव और एरबाओ के पास आया। बेबी, पापा बाहर हैं। पापा, दबाव और एरबाओ पिताजी को बाहर आते देख खुश हुए और चिल्लाए, पिताजी। लिन हुआन ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए, और उसके हाथों में 2 छोटी गेंदें थीं। ईयोर, दबाव और एरबाओ ने अपने सिर झुकाए और पिताजी के हाथों में 2 छोटी गेंदों को हैरानी भरी नजरों से देखा। बेबी, ये 2 छोटी गेंदें नहीं हैं। आप देखें। यह कहते हुए, लिन हुआन ने दोनों गेंदों को एक परिवर्तन आदेश जारी किया। जैसे ही एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी, दबाव और एरबाओ की निगाहों के नीचे, दोनों गेंदों ने वास्तव में अपने हाथ और पैर फैलाए, और एक छोटा सिर भी था, सिर पर नीली आंखों की एक जोड़ी के साथ, बहुत प्यारा लग रहा था। हाँ, दबाव और एरबाओ ने दोनों गेंदों को वास्तव में बदलते और बहुत सुंदर बनते देखा, और तुरंत उत्साह से चिल्ला उठे। बेबी, कैसा है, क्या तुम्हें पसंद आया? इयोर, इयोर, जैसे जैसे। लिन शुबान ने दोनों रूपांतरित गेंदों को घुमक्कड़ पर रख दिया। दोनों प्यारे रोबोट दबाव और एरबाओ के सामने खड़े हो गए। दबाव और एरबाओ को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मिस्टर लिन, क्या आपका रोबोट स्टार वार्स वाला रोबोट है? यूलेचिंग ने दोनों रोबोटों को देखा और संदेह से पूछा। यह सही है, मैंने इसे उस विज्ञान कथा फिल्म के रोबोट के अनुसार बनाया था। उनके रूप रंग को देखकर लगता है कि वे बहुत सटीक हैं। हालांकि वे बहुत छोटे हैं, उनकी हरकतें बहुत लचीली हैं। डीन लिन, आप वाकई कमाल के हैं। 2 बहुत लचीले रोबोटों को देखकर, यू लेचिंग उन्हें अनुसंधान के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन ये दोनों रोबोट खिलौने थे जो डीन लिन ने दबाव और एरबाओ को दिए थे। वह जो सोच रहा था, उसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। अगर बच्चों को लगा कि वह उनके खिलौने छीनकर उन्हें रुलाना चाहता है, तो यह बहुत बुरा होगा। अध्याय 197 बेबी, ये दोनों रोबोट छोटे हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। 2 छोटे रोबोट दबाव और एरबाओ के सामने खड़े थे। वे चुपचाप उन्हें देखते रहे। दबाव और एरबाओ ने भी उत्सुकता से उन 2 छोटे रोबोटों को देखा। पापा, इयोर, बच्चों, ये दोनों रोबोट, हालांकि बहुत छोटे हैं, लेकिन वे बच्चों को गा सकते हैं और कहानियां सुना सकते हैं। वे शिशुओं के स्वास्थ्य की भी जांच कर सकते हैं। 2 छोटे बच्चों को देखते हुए, जो रोबोट के बारे में बहुत उत्सुक थे, लिन हुआन ने मुस्कुराते हुए समझाया। आओ बच्चों, इसे आजमा कर देखते हैं। बच्चों के लिए रिंगटोन बजाओ। लिन जुबान के निर्देशों का पालन करते हुए, 2 छोटे रोबोटों ने चांदी की घंटी जैसी रिंगटोन निकाली। रोबोट की रिंगटोन सुनकर दबाव और एरबाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। कैसा है, बच्चों, क्या तुम्हें यह पसंद है? जैसे जैसे। दबाव और एरबाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी बचकानी आवाज में कहा। यू लेचिंग, जो किनारे पर खड़ा था, उन 2 छोटे रोबोटों को देख रहा था। हालांकि उनकी विज्ञान अकादमी भी अपनी तकनीक से ऐसे ही रोबोट बना सकती थी, लेकिन वे उतने लचीले नहीं थे। मैं कहना चाहता हूं कि डीन लिन की तकनीक सचमुच अद्भुत है। थोड़ी देर खेलने के बाद, दबाव और एरबाओ ने अपने छोटे हाथ बढ़ाए और छोटे रोबोटों को पकड़ लिया, और बाईं और दाईं ओर देखने लगे। लिन हुआन बच्चों को कुछ समय के लिए विज्ञान अकादमी भी ले गया।
लगभग 11 बजे तक वे विज्ञान अकादमी से बाहर नहीं निकले और घर की ओर चल पड़े। यूलेचिंग ने लिन जुवान और अन्य लोगों को गेट पर भेजा और उन्हें वापस लौटते हुए देखा, फिर मुड़कर विज्ञान अकादमी में प्रवेश किया। 6 महीने से अधिक के शोध के बाद चिप की प्रायोगिक प्रक्रिया पूरी हो गई और अब धीरे धीरे इसकी घोषणा की जा सकती है। उनकी विज्ञान अकादमी ने अन्य विज्ञान अकादमियों और घरेलू चिप्स का चरण पूरा कर लिया है। अपना ब्लॉग खोलते हुए यूलेचिंग ने एकेडमी ऑफ साइंसेज के आधिकारिक खाते का उपयोग करते हुए एक स्टेटस अपडेट पोस्ट किया। शंघाई नंबर 1 विज्ञान अकादमी की स्थापना के बाद से हमारे विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए समर्पित रहे हैं। आज सभी को बताने के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। मेरी टीम द्वारा 6 महीने से अधिक समय तक किए गए शोध के बाद हमने अंततः एक चिप विकसित कर ली है जो वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग की जा रही चिप्स का स्थान लेगी। मैं सभी को स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि यह चिप सबसे अच्छी चिप है और इसका उपयोग किसी भी आवश्यक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। और इस चिप का नाम है टेंगलोंग चिप। चिप प्रौद्योगिकी हमारे विज्ञान अकादमी के डीन द्वारा प्रदान की गई थी और हमने 11 लोगों की एक शोध टीम स्थापित की, जिसमें मैं भी शामिल था। अब चिप ने प्रायोगिक चरण पूरा कर लिया है और हम इस साल के अंत तक इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें और देखें। इन शब्दों को टाइप करने के बाद यूलेचिंग ने चिप की एक तस्वीर भी ली, पार्ट जोड़ा और इसे एक साथ भेज दिया। जब यह स्टेटस अपडेट जारी किया गया तो लिन जुवान ने अपने अकाउंट का उपयोग करके इसे अपने ब्लॉग पर भी फॉरवर्ड किया। वास्तव में उनके विज्ञान अकादमी की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी नहीं है, लिन जुवान की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का 1/3 भी नहीं है, लेकिन इसे अग्रेषित करने में लिन जुवान की स्वयं की मदद से अधिकांश नेटिजन्स इस स्थिति अपडेट को देख सकते हैं। जब नेटिजन्स ने यह स्टेटस अपडेट देखा तो वे तुरंत आश्चर्य से चिल्ला उठे। बिल्कुल नहीं, क्या हमारे देश ने कोई चिप विकसित की है? क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में हमारे देश के पास अपनी चिप होगी? विज्ञान अकादमी के अनुसार इसका यही अर्थ है। अगर उन्होंने जो कहा वह सच है, तो भविष्य में हमारे देश को दूसरे देशों से चिप्स खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके विपरीत दूसरे देश हमारे चिप्स खरीद लेंगे। अगर यह सच है तो बहुत बढ़िया होगा। आप जानते हैं, चिप्स हमारे देश में हमेशा से एक समस्या रही हैं। अगर यह चिप सचमुच आ गई तो शायद यह दूसरी चिप्स की जगह ले लेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह चिप कितनी मजबूत है। चिप उत्पादन मोटे तौर पर 3 प्रमुख चरणों में विभाजित है: चिप डिजाइन, चिप निर्माण और चिप पैकेजिंग और परीक्षण। और हमारे देश में चिप डिजाइन के लिए उपकरण विदेशी ईडीए सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। यहां तक कि चीन में सबसे अच्छी चिप डिजाइन कंपनी HW HiSilicon ने भी अभी डी अमेरिकनाइज करना शुरू किया है। दुनिया में सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ चिप निर्माता कंपनी TSMC है। TSMC ने अब 5 नैनोमीटर प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उत्पादन हासिल कर लिया है, जबकि मुख्य भूमि चीन की सर्वश्रेष्ठ चिप निर्माण कंपनी SMIC ने अभी 14 नैनोमीटर का बड़े पैमाने पर उत्पादन पूरा किया है। और सबसे उन्नत प्रोसेस चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लिथोग्राफी मशीनें डच कंपनी ASML से आयात करनी पड़ती हैं। लेकिन अब इन्हें खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि यह खूबसूरत देश इसकी इजाज़त नहीं देगा। मुख्य भूमि चीन में सर्वश्रेष्ठ लिथोग्राफी मशीन निर्माता शंघाई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, जो अब 90 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीनों का उत्पादन कर रहा है। चीन में सबसे अच्छा प्रदर्शन पैकेजिंग और परीक्षण चरण का है, लेकिन इस चरण का लाभ मार्जिन ज्यादा नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि हम पीछे हैं। किसी को भी इस बात की परवाह नहीं है कि चिप उद्योग एक अत्यधिक धन खपत वाला उद्योग है, जिसमें अरबों या सैकड़ों अरबों का निवेश किया गया है, लेकिन इसका कोई असर भी नहीं हुआ है। किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि चिप उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें समय लगता है और परिणाम देखने में कई वर्ष या यहां तक कि दशकों का समय लग सकता है। किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि घरेलू चिप उद्योग में प्रतिभा का अंतर 300,000 से अधिक तक पहुंच गया है। कोई भी इस बात की परवाह नहीं करता कि चिप उद्योग एक विजेता सब लेता है उद्योग है, मालिक मांस खाता है, दूसरा सूप पीता है, तीसरा और चौथा कटोरे के नीचे चाटता है, बाकी के लिए यह सब भाग्य पर निर्भर करता है। मुझे आशा है कि इस विज्ञान अकादमी द्वारा शोधित चिप हमें आशा प्रदान करेगी। उम्मीद है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि इस विज्ञान अकादमी ने एक स्टेटस अपडेट जारी किया था और फिर लिन हुआन ने उसे आगे भेज दिया था? और विज्ञान अकादमी के आधिकारिक ब्लॉग में डीन लिन का उल्लेख किया गया है। क्या यह लिन जुवान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हम सब जानते हैं कि श्री लिन जुवान अभी सिर्फ 20 साल के हैं। हालांकि उनकी 2 ग्रुप कंपनियां हैं, लेकिन हमने यह नहीं सुना कि उन्होंने कोई विज्ञान अकादमी स्थापित की है। लेकिन विज्ञान अकादमी के डीन का उपनाम भी लिन है और लिन जुवान के अलावा किसी और ने यह स्टेटस अपडेट आगे नहीं भेजा। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई संबंध है। यह लिन जुवान के समान उपनाम वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए या कोई संबंधित व्यक्ति होना चाहिए और फिर उसने इसे आगे बढ़ाने में मदद की। आखिरकार इस विज्ञान अकादमी के प्रशंसक बहुत कम हैं। इस चिप की तस्वीर देखिए, क्या यह उन उच्च स्तरीय चिप से अलग नहीं है जिन्हें हमने पहले देखा है?
यह चिप बहुत छोटी है, संभवतः केवल 20 नैनोमीटर। अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो मैंने भी इस पर ध्यान दिया है। दुनिया में 20 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़े कोई चिप नहीं हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह विज्ञान अकादमी सचमुच ऐसा कर पाएगी। आगे देखते हैं और इंतज़ार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह विज्ञान अकादमी हमें बेहतर समाचार ला सकेगी। कदम कदम कदम। नेता जियाओ झांग, क्या हुआ? बीजिंग में लियू शाओमिंग के कार्यालय में उन्होंने अपने सहायक की ओर देखा जो वहां आया था और उत्सुकता से पूछा। लीडर ब्लॉग पर शंघाई एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एक स्टेटस अपडेट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि उनकी एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एक चिप विकसित की है और उन्होंने यह भी कहा है कि यह चिप इतिहास की सबसे बेहतरीन चिप है। मैंने देखा, उन्होंने जो चिप विकसित की है वह केवल 20 नैनोमीटर की है। जियो झांग ने लियू शाओमिंग की ओर देखा और रिपोर्ट दी। अध्याय 198। तो चलो माँ को वीडियो कॉल करें। लियू शाओमिंग ने शियाओ झांग की रिपोर्ट सुनी, उनका ब्लॉग खोला और शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्राप्त अपडेट्स देखे तथा उस पर चिप की तस्वीरें देखीं। अचानक उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। यह वास्तव में एक प्रकार की नैनो चिप है। वह यह भी जानता था कि विज्ञान की कुछ अकादमियां, बल्कि चीन, चिप्स पर शोध कर रही हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें सफलता मिलना मुश्किल रहा है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आज वह कुछ खोज निकालेगा। उन्होंने पाया कि शंघाई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने वास्तव में एक चिप विकसित की थी और उन्होंने यह भी कहा कि यह चिप किसी भी चिप की जगह ले सकती है और यह अन्य चिप्स की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। यदि वे जो कह रहे हैं वह सच है और यदि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके तो उन्हें भविष्य में अन्य देशों से चिप्स खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। उस समय हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश के पास भी अपनी चिप है। नेताजी, देखिए, क्या हमें शंघाई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान से संपर्क करना चाहिए? मामले की सच्चाई पता करनी चाहिए। जियो झांग ने अपने नेता के आश्चर्यचकित भाव को देखते हुए उलझन महसूस करते हुए पूछा। नहीं नहीं जियाओ झांग, अभी उनसे संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद जाकर देखने की योजना बना रहा हूँ। नेताजी, क्या आप व्यक्तिगत रूप से शंघाई जाना चाहते हैं? यह सुनकर जियो झांग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन एक पल सोचने के बाद, अगर यह चिप वास्तव में विकसित की गई थी तो नेता वास्तव में खुद जाकर इस चिप के मुख्य कार्य को देख सकता था। हाँ, मैं इस शनिवार को वहां व्यक्तिगत रूप से जाने की योजना बना रहा हूँ। उस समय मैं इस विज्ञान अकादमी के डीन लिन जुवान से भी मिलने का अवसर लूंगा। ठीक है नेताजी, मैं व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ो। लियू शाओमिंग ने इस चिप की तस्वीर को देखा और गहरी सांस ली। चाहे कोई भी विज्ञान अकादमी चिप विकसित करे, वह उसे गंभीरता से लेंगे। आपको पता ही होगा कि चीन में चिप्स हमेशा से एक कठिन समस्या रही है, लेकिन आज एक वैज्ञानिक टीम ने इसे वास्तव में दूर कर दिया है, इसलिए वह इसे अपनी आंखों से देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से वहां जाएंगे। यदि विज्ञान अकादमी के पास कोई समस्या है जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं, तो जब तक वे संतुष्ट हो सकते हैं, वे स्वाभाविक रूप से उन्हें संतुष्ट करेंगे। घर पर लिन हुआन रसोई में दोपहर का भोजन तैयार कर रही थी। जियांग जिलान और प्रोफाउंड विंड गतिविधि क्षेत्र में दाबाओ और एरबाओ को देख रहे थे। उन्हें गतिविधि क्षेत्र से बाहर निकलने और इधर उधर भागने से रोकना। दाबाओ और एरबाओ कालीन पर बैठे थे, उनके सामने दो छोटे रोबोट रखे हुए थे। जब से उनके पिता ने उनके लिए ये रोबोट बनाए हैं, तब से हर बार जब वे घर आते हैं, दाबाओ और एरबाओ उनके साथ खेलना चाहते हैं। यहाँ तक कि उन गुलियों और खिलौनों में भी दाबाओ और एरबाओ ने अस्थायी रूप से रुचि खो दी है। या जाओ जाओ। दाबाओ ने अपने सामने रोबोट को देखा और बचकानी आवाज में कहा। दाबाओ के आदेश के तहत उनके रोबोट ने एक कदम उठाया और दाबाओ के चारों ओर घूमने लगा। एरबाओ ने अपने भाई के रोबोट को देखा और बचकानी आवाज में निर्देश भी दिया, जाओ जाओ। एरबाओ का रोबोट भी उसके चारों ओर घूमता रहा। खेलो, मजा करो, मजा करो। दाबाओ और एरबाओ ने उनकी गतिविधियों को देखते हुए उत्साह से अपने छोटे हाथों से ताली बजाई। जियांग जिलान उन दोनों छोटे रोबोटों के पास गई और उन्हें अपनी नाक से सूंघा। स्टील जैसी गंध आ रही थी, खाने की नहीं, नहीं उन खिलौनों जैसी। सूंघने के बाद जियांग जिलान की रुचि खत्म हो गई। वह जमीन पर लेट गई, जम्हाई ली, दाबाओ और एरबाओ की ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब तक दाबाओ और एरबाओ इधर उधर नहीं भागते, तब तक उन पर हर समय नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक, अगर दाबाओ और एरबाओ इधर उधर भागते हैं, तो जियांग जिलान और प्रोफाउंड विंड उन्हें तुरंत रोक देंगे। क्योंकि बड़े मालिक अभी भी रसोई में खाना बना रहे हैं और छोटे मालिकों के साथ नहीं जा सकते, इसलिए यह काम उन्हें सौंपा गया है। परिवार के सदस्य होने के नाते स्वाभाविक रूप से उन्हें शिशुओं की देखभाल करनी होती है। घर पर सिर्फ लिन जुबान, दाबाओ और एरबाओ ही थे, इसलिए लिन जुबान ने ज्यादा व्यंजन नहीं बनाए। सब कुछ अपेक्षाकृत सादा था। आधे घंटे से अधिक समय बाद लिन हुआन भोजन लेकर रसोई से बाहर आई। उसने बच्चों के लिए बनाया हुआ बाजरे का दलिया मेज पर रखा।
बच्चों को रोबोटों के साथ खेलते देखा, उनके पास आया और धीरे से कहा, बच्चों, खाने का समय हो गया है, चलो बाद में खेलते हैं, ठीक है? बाद में खेलो खेलो। दाबाओ और एरबाओ ने अपने पिता को आते देखा और बचकानी आवाज में कहा, हाँ, बाद में खेलो। आओ, पापा तुम्हें हाथ धुलवाने ले जाएंगे। हाथ धोएं। लिन जुबान बच्चों को सिंक के पास ले गया, सिंक के सामने सीढ़ीनुमा स्टूल रखा और फिर दाबाओ को हाथ धोने में मदद की। हाथ धोने के बाद उसने एक तौलिया लिया और उन्हें पोंछा। ये सब करने के बाद उसने दाबाओ को नीचे उतरने में मदद की। दाबाओ ने अपने हाथ धोए और एक तरफ हट गया क्योंकि उसकी बहन को अभी भी हाथ धोने थे। एरबाओ ने भी अपने हाथ धोए और उन्हें एक तौलिया से पोंछा। लिन हुआन दोनों छोटे बच्चों को मेज पर ले गया और दाबाओ और एरबाओ को उठाकर उन्हें शिशु सीटों पर बिठा दिया। बच्चों, खाओ। माँ। दाबाओ और एरबाओ ने मेज की ओर देखा और पाया कि मम्मी वहां नहीं थी, वे हैरान थे। बच्चों, आज तो सिर्फ गुरुवार है। मम्मी अभी भी स्कूल में हैं और बच्चों को पढ़ा रही हैं। अगर तुम्हें मम्मी की याद आएगी तो पापा मम्मी को वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है? ठीक है। लिन जुबान हल्के से मुस्कुराए। इस समय यांग जियाई को स्कूल में खाना खाना चाहिए। उन्होंने अपना फोन निकाला, वीएक्स खोला और फिर वीडियो कॉल किया। थोड़ी देर बाद यांग जियाई का आंकड़ा वीडियो में दिखाई दिया। बच्चे, माँ। दाबाओ और एरबाओ ने फोन स्क्रीन पर मम्मी का चेहरा देखा और जोर से चिल्लाए, बच्चों, मम्मी आ गई हैं। माँ, खाओ। दाबाओ ने अपनी माँ की ओर देखा और बचकानी आवाज में कहा, बच्चों, मम्मी खाना खा रही हैं। क्या तुमने अभी तक खाया? यांग जियाई ने अपना फोन पकड़ा और बच्चों को अपने सामने रखा लंच बॉक्स दिखाया। उन्हें यह बताना कि वह खाना खा रही है। खाओ खाओ, पत्नी, हम भी खाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें वीडियो कॉल किया। लिन हुआन ने वीडियो में यांग जियाई को देखा और धीरे से समझाया, बच्चों, मम्मी घर पर नहीं हैं, तुम्हें उनकी बात मानकर खाना खाना होगा, ठीक है? हाँ। बच्चों, आओ, मम्मी को दिखाओ कि तुम लोग आज्ञाकारी होकर खा रहे हो या नहीं। लिन हुआन ने एक बॉक्स लिया और फोन को बॉक्स के सामने टिका दिया ताकि दोनों शिशुओं को भी उस नजरिए से देखा जा सके। दाबाओ और एरबाओ ने आज्ञाकारी होकर अपने छोटे चम्मच लिए और बाजरे का दलिया खाना शुरू कर दिया। जब से लिन जुबान ने उन्हें पिछली बार खाना खाने का तरीका सिखाया था, तब से उन्होंने इस विधि में भी महारत हासिल कर ली है। हालांकि कभी कभी कटोरे में रखा बाजरे का कुछ दलिया फिर भी बाहर गिर जाता था। लिन हुआन ने इसके लिए बच्चों को दोष नहीं दिया, क्योंकि बच्चे अभी भी छोटे हैं, वे उन चीजों को अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं। जब तक वे भोजन करते समय आज्ञाकारी ढंग से भोजन करते हैं, तब तक सब ठीक है। दाबाओ और एरबाओ अपने छोटे चम्मच पकड़े हुए अपनी माँ की ओर देखते हुए खाना खा रहे थे। जियाई, तुम्हारे दोनों बच्चे खुद खा सकते हैं। चेन किंगयुए यांग जियाई को फोन देखते हुए खाना खाते हुए देख रही थी। जब वह पास गई, तो उसने पाया कि दाबाओ और एरबाओ असल में वीडियो कॉल में अकेले ही खाना खा रहे थे, और वह बहुत हैरान हुई। तुम्हें पता ही होगा कि उसका बच्चा, जब 1 साल का था, खुद खाना नहीं खाता था। उसे उसके माता पिता को ही खाना खिलाना पड़ता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाई के दोनों बच्चे इतने होशियार होंगे और खुद खाना खा पाएंगे। अध्याय 199। दो छोटे बच्चे सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बच्चे अब खुद खा सकते हैं, हालांकि कभी कभी थोड़ा सा गिर जाता है। कुल मिलाकर वे बहुत अच्छा कर रहे हैं, यांग जियाई ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ तक कि उसके बोलने का तरीका भी कुछ हद तक लिन जुबान जैसा ही था। जैसा कि कहावत है, मुर्गी से शादी करो, मुर्गी का पालन करो, कुत्ते से शादी करो, कुत्ते का पालन करो। लिन जुबान के साथ रहने के बाद से यांग जियाई ने कभी कभी उसके बोलने के तरीके या उसके हाव भाव सीख लिए थे। उदाहरण के लिए, कभी कभी लिन जुबान अपनी भौहें ऊपर उठा लेती थी, और यांग जियाई भी ऐसा ही करती थी। थोड़ी देर बाद यांग जियाई ने अपने लंच बॉक्स में खाना खत्म कर दिया। उसने कैमरे के सामने खाली लंच बॉक्स दिखाया और धीरे से कहा, बच्चों, मम्मी ने खाना खत्म कर दिया है। तुम्हें घर पर पापा की बात माननी होगी और आज्ञाकारी होकर खाना खाना होगा, ठीक है? ठीक है। वीडियो कॉल के दूसरे छोर पर दबाओ और एरबाओ ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। जल्द ही अपने माता पिता की निगाहों के सामने दबाओ और एरबाओ ने आज्ञाकारी रूप से अपने कटोरे में बाजरे का दलिया खत्म कर दिया। यह देखकर कि दोनों नन्हे प्यारे बच्चों ने अपने कटोरे में बाजरे का दलिया खत्म कर दिया था, लिन हुआन और यांग जियाई धीरे से मुस्कुराए। फिर लिन हुआन ने एक टिश्यू निकाला और बच्चों के मुंह पोंछे। अच्छा काम किया, बच्चों। यांग जियाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के दाबाओ और एरबाओ की प्रशंसा की। बच्चों, जब पिताजी खाने पर ध्यान देंगे तो मम्मी तुम्हारे साथ बातें करेंगी। यांग जियाई जानती थी कि उसके पति ने निश्चित रूप से अभी तक खाना नहीं खाया है, क्योंकि उसे बच्चों की देखभाल करनी थी, और अब चूंकि वे वीडियो कॉल पर थे, इसलिए वह स्कूल में रहते हुए भी बच्चों के साथ बातचीत कर सकती थी, जिससे उसका पति खाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। लिन हुआन मुस्कुराया और खाना खाने लगा, जबकि उसकी पत्नी बच्चों के साथ बातें कर रही थी।
खाना खत्म करने के बाद उसने बर्तन और चॉपस्टिक धोए और बच्चों के पास आया। ठीक है बच्चों, मम्मी को अब आराम करने की ज़रूरत है, वरना वह दोपहर की क्लास के लिए ठीक नहीं रहेंगी। हम मम्मी को अब और परेशान नहीं करेंगे। पिताजी तुम्हें बाद में झपकी लेने के लिए ले जाएंगे। दबाओबाओ और एरबाओबाओ बहुत अच्छे व्यवहार वाले और समझदार थे। वे अपनी शिशु सीटों पर बैठे थे, अपनी माँ की ओर देख रहे थे और हाथ हिलाकर कह रहे थे, माँ अलविदा। अलविदा बच्चों, घर पर पापा की बात सुनो, ठीक है? मम्मी स्कूल के बाद वापस आ जाएंगी। ठीक है। वीडियो कॉल समाप्त करने के बाद लिन हुआन ने दोनों नन्हे बच्चों की ओर देखा और धीरे से कहा, बच्चों चलो, पिताजी तुम्हें थोड़ी देर सुला देंगे। अब चूंकि दबाओबाओ और एरबाओबाओ लगभग 1 वर्ष के हो गए थे, इसलिए उन्हें थोड़ी देर के लिए झपकी लेने देना उचित था। निस्संदेह मध्यम झपकी बच्चों के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद है। 1. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। झपकी लेने से शरीर में लिम्फोसाइटों को प्रभावी ढंग से उत्तेजित किया जा सकता है और प्रतिरक्षा कोशिकाओं की गतिविधि को बढ़ाया जा सकता है, जिससे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती जाती है। विकास के चरण में बच्चों के लिए झपकी लेना स्वाभाविक रूप से उनकी लंबाई और विकास के लिए अधिक अनुकूल होता है। 2. थकान दूर करें। बच्चे की सुबह की थकान दूर करें ताकि वे दोपहर में ऊर्जावान और अच्छे मूड में रह सकें। 3. हृदय की सुरक्षा। अध्ययनों से पता चला है कि 30 मिनट की झपकी शरीर में हार्मोन स्राव को संतुलित कर सकती है और हृदय रोगों की घटनाओं को 30% तक कम कर सकती है। हालांकि झपकी लेने के इतने सारे फायदे हैं, लेकिन अगर घर में कोई बच्चा झपकी नहीं लेता है, तो क्या यह माओ के लिए सिरदर्द नहीं है? चिंता न करें। सामान्यतः छोटी उम्र के लगभग सभी बच्चे झपकी लेते हैं, और झपकी लेने की समस्या से परेशान होने वाले अधिकांश बच्चे 2 या 3 वर्ष से अधिक उम्र के होते हैं। क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि बच्चे के दिन में सोने का समय बच्चे के मस्तिष्क की नसों की परिपक्वता से संबंधित है। यदि बच्चा सो नहीं रहा है और फिर भी बहुत ऊर्जावान है, तो संभावना है कि उसके मस्तिष्क की तंत्रिकाएं अधिक परिपक्व रूप से विकसित हो गई हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बच्चे का मस्तिष्क अच्छी तरह से विकसित होता है, अधिक से अधिक वयस्कों की तरह, और वह बहुत मजबूती से खड़ा हो सकता है। ओह, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग कहते हैं, यदि कोई बच्चा झपकी लेना पसंद नहीं करता, तो यह उसकी बुद्धिमत्ता का संकेत हो सकता है। हा 5 वर्ष की आयु तक झपकी न लेने का अनुपात 92% तक हो जाएगा। जब तक बच्चा रात में अच्छी नींद लेता है, दिन में अच्छे मूड में रहता है, उसका विकास सामान्य है और उसका भावनात्मक व्यवहार अच्छा है, तब तक माता पिता को इस बात की अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि बच्चे में अभी भी झपकी लेने की आदत है या नहीं। इसलिए उचित झपकी शिशुओं के लिए फायदेमंद होती है। बेशक वयस्कों के लिए भी यही बात लागू होती है। कुछ लोग दिन भर काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। अगर वे दोपहर में 1-2 घंटे आराम कर सकें, तो उनकी दिन भर की स्थिति उन लोगों से कहीं बेहतर होगी जो दोपहर में 1-2 घंटे आराम नहीं करते। वह दोनों बच्चों को लेकर दूसरी मंजिल की ओर चला गया। हालांकि सीढ़ियों की ओर जाते समय दबाओबाओ और एरबाओबाओ ने अपने पिता को उन्हें पकड़ने नहीं दिया, बल्कि यह देखना चाहा कि क्या वे स्वयं ऊपर चल सकते हैं। पिताजी, ऊपर ऊपर। हालांकि दबाओबाओ और एरबाओबाओ ने जो कहा वह पूरा नहीं था। एक पिता अपने बेटे को सबसे अच्छी तरह जानता है, और एक पिता अपनी बेटी को सबसे अच्छी तरह जानता है। लिन हुआन अभी भी समझ सकता था कि वे क्या करना चाहते थे। बच्चों, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम अकेले ही ऊपर चलना चाहते हो? ठीक है, ठीक है। बच्चों, कोशिश करो और देखो कि क्या तुम ऊपर तक चल सकते हो। बच्चों को देखकर लिन शुआन हल्के से मुस्कुराए। यह अच्छी बात थी कि वे खुद कोशिश करने को तैयार थे, और एक पिता के रूप में उसे बच्चों के पीछे पीछे चलना था, उन पर नजर रखनी थी और उनकी रक्षा करनी थी, उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरने से बचाने के लिए। दबाओबाओ और एरबाओबाओ ऊंची सीढ़ियों को देखते हुए छोटे छोटे कदम आगे बढ़े। यह एस्केलेटर जैसा नहीं था। ऊंचाई एस्केलेटर से कहीं ज्यादा थी और सीढ़ियां भी ऊंची थीं। दबाओबाओ और एरबाओबाओ ने छोटे कदम उठाए। वे पहले कदम पर कदम रखना चाहते थे, लेकिन उनके पैर इतने लंबे नहीं थे कि वे उस तक पहुंच ही न सकें। दबाओबाओ ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह वहां तक नहीं पहुंच पाया। उसकी छोटी छोटी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, और फिर वह अपने छोटे छोटे हाथों से शरीर को सहारा देते हुए नीचे झुका और सीढ़ियों पर चढ़ गया। अपने भाई की शक्ल देखकर एरबाओबाओ ने भी अपने भाई से सीखा, कदम दर कदम ऊपर चढ़ते हुए। लिनहुआन उनके पीछे पीछे चला, उसकी आंखें सीधे सामने की ओर देख रही थीं, उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। यद्यपि बच्चे अभी भी छोटे थे, फिर भी वे हमेशा कोई रास्ता निकाल लेते थे। इसके अलावा वास्तविक प्रक्रिया में बड़े भाई के रूप में दाबाओबाओ हमेशा अपनी बहन को कुछ न कुछ सिखा सकता था। कुल 18 सीढ़ियां थीं। जब बच्चे आखिरी सीढ़ी चढ़ चुके और दूसरी मंजिल पर जमीन पर खड़े हो गए, तो उन्होंने मुड़कर सीढ़ियों की ओर देखा। उनके चेहरे गर्व से भरे हुए थे। यद्यपि वे एक एक कदम आगे नहीं बढ़े, फिर भी वे अपने प्रयासों के कारण ऊपर आए, इसलिए उन्हें उपलब्धि की एक बड़ी भावना महसूस हुई। अच्छा काम किया, बच्चों। लिन हुआन ने बच्चों की प्रशंसा करने में संकोच नहीं किया।
क्योंकि बच्चों ने कुछ ऐसा पूरा कर लिया था जो दूसरों की नज़र में तो बहुत छोटी बात थी, लेकिन उनकी नज़र में यह पूरी तरह से एक अद्भुत बात थी। हफ हफ दबाओ बाओ और एर बाओ बाओ अपने पिता की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुए। बच्चों, चलो, पापा तुम्हें आराम करने के लिए कमरे में ले जाएंगे। दो छोटे प्यारे बच्चों को देखते हुए लिन हुआन ने बेडरूम का दरवाजा खोला। दबाओ बाओ और एर बाओ बाओ सीधे अंदर चले गए। वे बिस्तर के पास आए और फिर अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ाकर ऊपर चढ़ने की इच्छा व्यक्त की। बच्चों, आओ, पापा तुम्हें ले जाएंगे। लिन हुआन ने बच्चों को उठाया, उन्हें बिस्तर पर लिटाया और उनके छोटे जूते उतार दिए। दबाओ बाओ और एर बाओ बाओ बिस्तर पर लेट गए, इधर उधर लुढ़के और फिर धीरे धीरे बिस्तर से उठ खड़े हुए। बिस्तर जमीन जितना स्थिर नहीं था, क्योंकि उनका बिस्तर अपेक्षाकृत नर्म था, जमीन जितना कठोर नहीं था। यहां तक कि उस पर चलने से भी वह हिलने लगती थी। इसलिए जब दबाओ बाओ और एर बाओ बाओ खड़े हुए तो वे थोड़े सावधान थे। अध्याय 200 बेबी, पापा को बता दो कि माँ भी परिवार की बड़ी बच्ची है। बिस्तर नर्म था, खेल क्षेत्र में बिछे कालीन से भी अधिक नर्म। दाबाओ और एर बाओ उत्साह से बिस्तर पर उछल रहे थे। ठीक है, बच्चों, अब और खेलना बंद करो। जब तुम सो जाओ तो पापा तुम्हारे साथ रहें तो कैसा रहेगा? लिनहुआन बिस्तर पर बैठी दोनों छोटे बच्चों को खुशी से उछलते हुए देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। या, सो जाओ, सो जाओ। हाँ, सोने का समय हो गया है। चलो भी। मौसम ऐसा था कि न तो एयर कंडीशनिंग की जरूरत थी, न ही हीटिंग की। आखिरकार, रात तो नहीं थी और न ही बर्फ पड़ रही थी। आज तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था। यदि तापमान में गिरावट जारी रहेगी तो निश्चित रूप से हीटिंग की आवश्यकता होगी। लिन शुवान ने बच्चों को उनके पालने में सोने नहीं दिया। घर पर सिर्फ 3 लोग थे और वह बच्चों के साथ रह सकता था और साथ में बिस्तर पर सो सकता था। उसने दाबाओ और एरबाओ के बाहरी कपड़े उतार दिए, उन्हें बिस्तर पर ठीक से लेटने दिया और धीरे से उन्हें कंबल से ढक दिया। लिन हुआन ने उनके लिए एक लोरी गाई। कुछ ही देर में अपने पिता द्वारा गाई गई लोरी के प्रभाव में दाबाओ और एरबाओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गए। उन्हें पहले से ही सोते हुए देखकर लिन हुआन धीरे से मुस्कुराया, एरबाओ के बगल में लेट गया और अपनी आंखें भी बंद कर लीं। वह बच्चों के साथ रहा और साथ ही सोया। दोपहर 2 बजे के कुछ देर बाद लिन हुआन ने अपनी आंखें खोलीं, दाबाओ और एरबाओ को देखा जो अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे, और उन्हें नहीं जगाया। दरअसल हाल ही में वह बच्चों को सुला रहा था। हर बार जब वे सो जाते तो दाबाओ और एरबाओ लगभग 3 बजे उठ जाते। इसलिए उन्हें जगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दाबाओ और एरबाओ वैसे भी स्वाभाविक रूप से 3 बजे के बाद जाग जाते। दोपहर 3 बजे के कुछ देर बाद हमेशा की तरह दाबाओ और एरबाओ बिस्तर से उठे और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने अपने पिता को देखा। पापा। दाबाओ और एरबाओ ने अपने पिता की ओर देखा और बचकानी आवाज में कहा, बच्चों, क्या तुम जाग रहे हो? दोनों छोटे बच्चों को, जो दोनों जाग रहे थे, देखते हुए लिन हुआन ने धीरे और धीमे स्वर में कहा, गले लगना चाहता हूं। दाबाओ ने अपने छोटे हाथ बिस्तर पर फैलाए, अपने पिता की ओर देखा और प्यार से कहा, ठीक है, पिताजी तुम्हें गले लगाएंगे। लिन हुआन बिस्तर पर बैठ गया, एक हाथ से दाबाओ को और दूसरे हाथ से एरबाओ को गले लगा लिया। दोनों नन्हे बच्चों के प्रति उनके प्रेम को भी उसी पैमाने पर रखा गया। वह उन्हें सिर्फ इसलिए अतिरिक्त प्यार नहीं देगा क्योंकि दाबाओ या एरबाओ ने दिखाया कि वे बहुत बुद्धिमान हैं। इसके बजाय वह पानी के दोनों कटोरे एक ही स्तर पर रखता था। वे दोनों उसके लाडले थे और वह उनमें से किसी एक पर यूं ही लाड प्यार नहीं करता था। गंदा। दाबाओ और एरबाओ ने अचानक कहा। यह सुनकर लिन हुआन ने दाबाओ और एरबाओ के डायपर पर नजर डाली, जो वास्तव में थोड़े गंदे थे। वह थोड़ा मुस्कुराया। दाबाओ, एरबाओ अब सचमुच अद्भुत हैं, वे जानते हैं कि वे गंदे हैं। आओ, पापा तुम्हारे डायपर बदल देंगे। दरअसल ज्यादातर बच्चे लगभग 2 साल की उम्र तक डायपर पहन सकते हैं और फिर धीरे धीरे डायपर उतारना शुरू कर देते हैं। व्यक्तिगत अंतर के कारण कुछ बच्चों को डायपर जल्दी पहनने लगते हैं और कुछ को बाद में। यह मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे को स्वतंत्र शौचालय प्रशिक्षण के बारे में जानकारी है या नहीं। कुछ बच्चे 18 महीने की उम्र में और कुछ 2 साल की उम्र के बाद शौचालय प्रशिक्षण शुरू कर सकते हैं। अधिकांश बच्चों में 18-24 महीने की उम्र में स्वतंत्र मल त्याग के प्रति जागरूकता विकसित हो जाती है। इस समय बच्चे का पाचन तंत्र और मूत्राशय मूलतः इतना परिपक्व हो जाता है कि वह मल त्याग को स्वयं नियंत्रित कर सकता है। माता पिता मोटे तौर पर निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से निर्णय ले सकते हैं। 1. डायपर 2 घंटे तक सूखा रहता है, बट को सूखा रखने के लिए उत्सुक है और डायपर गीला होने पर असुविधा व्यक्त करेगा। 2. जानता है कि वह पेशाब या शौच कर रहा है और माता पिता को संकेत देने के लिए सरल शब्दों या शारीरिक गतिविधियों का उपयोग कर सकता है। 3. पैंट को ऊपर खींचकर उतार सकते हैं। 4. शौचालय जाते समय वयस्कों की नकल करने को तैयार तथा स्वयं एक छोटे शौचालय पर बैठ सकता है। 5. मल त्याग का समय नियमित होने लगता है।
6. चल सकता है, कुछ देर तक शांत बैठ सकता है तथा सरल निर्देशों को समझ सकता है। 7. अपनी व्यक्तिपरक इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। 8. घर में वस्तुओं के अनुमानित स्थान की निश्चित समझ है। अगर बच्चा ऊपर बताई गई ज्यादातर चीजें कर सकता है, तो आपका बच्चा शौचालय प्रशिक्षण के लिए तैयार है। अगर ज्यादातर चीजें नहीं की गई हैं, तो बच्चे को बहुत जल्दी पेशाब या शौच के लिए मजबूर न करें, क्योंकि इससे बच्चे में मूत्र संबंधी विकार पैदा हो सकते हैं, बच्चे का ध्यान भटक सकता है और बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। वास्तव में, लिन जुवान और यांग जियाई ने भी इस मुद्दे पर विचार किया था कि बच्चे कब डायपर पहनना बंद कर देंगे। हालांकि दाबाओ और एरबाओ कुछ समय पहले ही 1 वर्ष के हुए थे, फिर भी दंपति ने विचार करने के बाद बच्चों को अगले वसंत या गर्मियों तक उन्हें पहनने देने की योजना बनाई। उस समय तक वे धीरे धीरे डायपर का उपयोग करना बंद कर देंगे। बच्चों के गंदे डायपर बदलने के बाद उन्होंने उनके नितंबों को पोंछा, उन्हें साफ किया और फिर नए डायपर पहनाए। ठीक है बच्चों, मौसम बदल गया है, ठीक है। चलो, पापा तुम्हें खेलने के लिए नीचे ले जाएंगे, ठीक है। ठीक है। दाबाओ और एरबाओ ने अपने छोटे सिर झुकाए। जब लिन हुआन ने उन्हें उठाया, तो वे 2 कुआ की तरह अपने पिता के शरीर पर लटकना चाहते थे। दोनों छोटे बच्चों को गोद में लेकर उसने उनके जूते लिए और नीचे की ओर चला गया। जियांग जिलान और पोफैंग ने दाबाओ और एरबाओ को नीचे आते देखा, अपने घोंसलों से बाहर भागे और दाबाओ और एरबाओ का अभिवादन किया। वूफ वूफ, म्यानू म्यानू, कुत्ता, बिल्ली। दाबाओ और एरबाओ ने जियांग जिलान और पोफैंग को देखा, मुस्कुराए और अपनी बचकानी आवाज में कहा। रात में यांग जियाई घर लौटी और जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुई, वह चिल्लाई, बच्चों, मम्मी वापस आ गई हैं। दाबाओ और एरबाओ खेल के मैदान में खिलौनों से खेल रहे थे। मम्मी की आवाज सुनकर उन्होंने अपने हाथों में लिए खिलौनों से खेलना बंद कर दिया। उन्होंने उन्हें सीधा एक तरफ रख दिया, कालीन के पहाड़ से उठ खड़े हुए, साइड रेलिंग पकड़ ली और अपनी बचकानी आवाज में बोले, मम्मी। यदि साइड रेलिंग उन्हें रोक नहीं रही होती, तो वे शायद मम्मी के पास चले जाते और फिर एक ही बार में मम्मी की बाहों में कूद जाते। 2 प्यारे छोटे बच्चों को देखते हुए यांग जियाई ने अपने जूते बदले और जल्दी से खेल क्षेत्र की ओर चल पड़ी। बच्चों, क्या तुम्हें मम्मी की याद आई? मम्मी को स्कूल में तुम्हारी बहुत याद आती थी। यांग जियाई खेल के मैदान में आकर कालीन पर बैठ गई। दाबाओ और एरबाओ तुरंत मम्मी की बाहों में कूद पड़े। मिस, दाबाओ और एरबाओ ने एक साथ अपनी बचकानी आवाज में कहा। माँ को भी बच्चों की याद आती है। कुछ देर तक मम्मी की बाहों में दुबके रहने के बाद दाबाओ और एरबाओ ने उन रोबोटों को ले लिया जो पापा ने उनके लिए बनाए थे। दिखावा, मम्मी, देखो, देखो, कमाल है, ये चीजें क्या हैं? यांग जियाई ने दाबाओ और एरबाओ के हाथों में बहुत प्यारे रोबोटों को देखा, वह हैरान थी। डैडी, कहा रोबोट, बॉट। दाबाओ ने इन कुछ शब्दों को पूरी तरह से कहने के लिए बहुत मेहनत की। रोबोट, क्या डैडी ने ये तुम्हारे लिए बनाए हैं? हाँ, डैडी ने बनाया। एरबाओ ने भी बीच में कहा। वाह, तो क्या ये दोनों रोबोट अद्भुत हैं? बहुत बढ़िया, देखो किसके बड़े प्यारे वापस आ गए हैं। लिन हुआन ने रसोई में बर्तन पकाना समाप्त किया, बाहर आया, बच्चों के साथ आए अपनी पत्नी को देखा और धीरे से कहा। बेशक यह तुम्हारा बड़ा लाडला है। बच्चों, डैडी को बताओ, क्या मम्मी डैडी की बड़ी लाडली नहीं है? हाँ, अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड बिना एड्स के और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, टेलीग्राम फ्री ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको प्रीमियम एक्सेस 99 रुपीज की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है।